CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। भारतीय मार्केट्स के लिए एक बहुत ही शानदार तेज़ी का सत्र, खास तौर से बैंक निफ्टी के लिए एक फ्रेश ऑल टाइम हाई। इन सब पर करेंगे बातचीत इन हेडलाइंस के बाद। बैंकिंग शेयरों के दम पर निफ्टी और सेंसेक्स ने बनाया नया हाई। बैंक निफ्टी 52,500 के पार, हालांकि नया शिखर छूने के बाद मिड कैप इंडेक्स में मुनाफा वसूली। लिथियम आयन सेल्स बैटरी के लिए JIB एनर्जी से करार के बाद अमर राजा में आज जोरदार खरीदारी, 16% तेजी के साथ पहुंचा रिकॉर्ड हाईस पर स्टॉक। वहीं एक्साइड और पैनासोनिक एनर्जी जैसे दूसरे बैटरी शेयरों में भी दिखी रौनक। ब्लॉक डील के बाद हैप्पीएस्ट माइंड्स 8% लुढ़का, करीब 8.5% इक्विटी ने बदले हाथ, करीब 1100 करोड़ रुपए के हुए लार्ज ट्रेड्स। राजधानी ग्रुप का मेगा इन्वेस्टमेंट प्लान इस वित्त वर्ष में 1.3 लाख करोड़ का करेंगे कैपेक्स। FY28 में आएगा अदानी एयरपोर्ट का IPO। कहा कर्ज चुकाने की कंपनी की क्षमता अब बढ़ी। और लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए NDA और इंडिया गठबंधन ने उतारे अपने अपने उम्मीदवार। बीजेपी के ओम बिरला के सामने कांग्रेस ने के सुरेश को मैदान में उतारा। देश के इतिहास में पहली बार स्पीकर के लिए होगा चुनाव। ओके, चलिए फिर वीरू और हर्षिता रहेंगे मेरे साथ अगले 1.5 घंटे इस शो में, और तैयारी करते हैं एक एक्शन पैक लास्ट 1.5 घंटे के लिए। और आज का मार्केट देखकर हर्षिता, जो वीकेंड पे फार्मूला 1 की रेस थी, मुझे वो याद आ गई, क्योंकि फ्रैंकली ये फार्मूला 1 की तरह मार्केट अब चल रहा है एकदम। और इसमें कहीं कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है इस मार्केट में, जैसा कि फार्मूला 1 में नहीं होता है। और इतनी तेज़ी के साथ मार्केट आगे बढ़ा, सारे रिकॉर्ड तोड़े। और एक चीज़ जो हमने आज सुबह सुबह मेंशन की थी, मुझे खैर सबसे ज़्यादा खुशी उस चीज़ की है कि दर्शकों ने फ़ायदा उठाया उस चीज़ का कि बैंक्स पर फोकस करें और बैंक निफ्टी पर फोकस करें, क्योंकि अब वो तैयार है इंडेक्स, और वहाँ पर मैसिव आउट परफॉर्मेंस। और ख़ास तौर से HDFC बैंक ने जिस तरीके से दौड़ लगाई है, बड़े प्राइवेट बैंकों में सभी दौड़ रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट HDFC बैंक जिस तरीके से भागा और अपने 52 वीक हाई की तरफ जिस तरीके से बढ़ रहा है, ऑब्वियसली ICICI बैंक का भी सहारा मिल रहा है। तो काफ़ी शानदार तेज़ी। हाँ, आज आप कंप्लेन कर सकते हैं मार्केट ब्रेड्थ को लेकर, लेकिन कोई नहीं, मार्केट ब्रेड्थ काफ़ी टाइम से स्ट्रांग थी, मिड कैप काफ़ी टाइम से भाग रहे थे। अब कुछ टाइम लार्ज कैप का है, तो आज थोड़ा सा लार्ज कैप का मूव सेलिब्रेट कर लेते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, लेकिन ये जल्दी वापस इंटरडे हाई लगाएगा। गुड आफ्टरनून अनुज। क्लियरली एक बहुत ही तगड़ा सत्र। अब आई थिंक सुबह में और कल आप मेंशन कर रहे थे कि 23,800 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उसी के लिए अब आज के क्लोजिंग सेशन में भी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं लग रहा है। अब 20 पॉइंट आ तो हम 700 पर बैठे। अब तो खैर ज़्यादा दूर है भी नहीं 23,800। अब तो 23,800 मतलब अब तो खैर कहना मतलब बड़ा आसान है कि 23,800 की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन मेरा व्यू यही है कि 23,800 इस सीरीज़ में, और शायद इवन 23,800 से 24,000 के बीच एक पॉसिबल है हज तक कि मार्केट बढ़े। और नहीं, क्या हुआ मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि हर दिन डिफरेंट होता है। कल मार्केट ने आपको एक मौका दिया बाय करने का डिप पर। आज मार्केट ने आपको डिप नहीं दी। आज भी हमारी अप्रोच ये थी कि एक खुलते ही खरीदें, और अगर लोअर लेवल मिल जाए तो ऐड करें। तो खुलते ही खरीदे जिसने ले लिया उसको मार्केट ने रिवॉर्ड किया, लेकिन डिप दी नहीं मार्केट ने। आज पूरे दिन में कहीं डिप नहीं है, एक भी डिप नहीं है। और 23,800 से 24,000 तक का एक ये आपका रेजिस्टेंस वो बनेगा। अब स्टॉप लॉस कहाँ एडजस्ट करना? देखिए, जो 23,350 का स्टॉप लॉस मैं लिखा है वो कल का लो था, वो आज सुबह जब ट्रेड स्टार्ट हुई तो उसके लिए था। ये इसको हटा दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये था कि अब अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एडजस्ट करते जाएं नए लो के हिसाब से। जब आज क्लोज हो जाएगा उसके बाद 23,562 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। सिंपल। आज का लो 23,562, कल का लो 23,350 था, वो आज की ट्रेड के लिए आपका स्टॉप लॉस था। कल से आपका स्टॉप लॉस 23,562 हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है। ये ट्रेंडिंग मार्केट है, मोमेंटम मार्केट है, जहां तक जा रही है वहां तक आपको इसको अप्रोच करना है। बैंक निफ्टी पर आते हैं। अब बैंक निफ्टी में जब मुझे आज छुट्टी से पहले मैं गया था, मैंने एक चीज़ बोली थी कि ये जब चलना शुरू होगा तो रुकेगा नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम से आपने इसको दबा के रखा था। वो स्प्रिंग रिलीज हुआ और अब वो स्प्रिंग जैसा मूव बैंक निफ्टी में, और अब 53,000 पहले और उसके बाद 54,000, और ये हो सकता है प्री बजट ही टेस्ट हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से मोमेंटम आया है HDFC बैंक में, ICICI बैंक में, एक्सिस बैंक में। कल ICICI बैंक और एक्सिस बैंक दोनों हमने स्पॉटलाइट में लिए थे, तो दोनों आज चले हैं। वो ये होगा, इस तरीके के मूव्स आएंगे। हो सकता है कल कोटक चल जाए,
SBI चल जाए, ये पॉसिबल है। रोटेशन होता रहेगा बैंकों के बीच में विद इन लार्ज कैप बैंक्स, लेकिन स्टॉक्स ही सारे के सारे चलेंगे एक एक करके, और अब आपको बैंक निफ्टी के 53,000-54,000 के करीब लेकर जाएंगे। एक चीज़ मत करें इस मार्केट में, मोमेंटम के अगेंस्ट शॉर्टिंग ना करें, क्योंकि ये मार्केट शॉर्ट्स को पूरी तरीके से निस्तेनाबूद करने वाली है, और हर छोटी बड़ी गिरावट पर बाय करना है किसी की। तो हर डिप पर, हर छोटी बड़ी गिरावट पर आपने खरीदारी करना है। मंदी से बचें, ये वो मार्केट नहीं है जहां पर आप इस समय मंदी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम तेजी की तरफ आ रहा है। वीरू, गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी बर्थडे। ये तो बर्थडे का तोहफा मिल गया आपको, अच्छा खासा हरी स्क्रीन। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू हर्षिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आई थिंक इससे अच्छा तोहफा क्या होगा। हरे रंग से स्क्रीन सराबोर है, मेरे ख्याल से यही अपने आप में काफ़ी बड़ा तोहफा है मेरे लिए। खैर, मैं स्टॉक्स अगर रखूं हर्षिता स्क्रीन पे, देखिए अनुज ने बैंकिंग का जिक्र उल्लेख कर दिया, बहुत कुछ अगर आप देखिए उससे बात बोल दी, मैं बैंक्स पे रिपीट नहीं करूँगा। आउट ऑफ बैंक्स अगर कुछ स्टॉक्स और कुछ इंडेक्स अगर कुछ कर रहे हैं तो मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना चाहूँगा। एट 23,700 अगर एक इंडेक्स और निफ्टी के बैंक के साथ डे हाई पर है, ऑल्दो इसका स्विंग काफ़ी कम है, बट निफ्टी आईटी भी अब ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, और निफ्टी आईटी में सिर्फ मैं एक स्टॉक रखना चाहूँगा, सिर्फ एक स्टॉक, और नज़र रखिएगा उस स्टॉक पे, क्योंकि टेक महिंद्रा एट 14,1660 अपने मई 2022 के बाद के अब तक के सारे हाईस बाइसेक्ट करने की तैयारी करता हुआ 36 लाख शेयर्स करंट मंथ में कम हुआ है। जरा प्लीज एक बार इसका जुलाई फ्यूचर्स भी लेके आइएगा। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डे हाई पे, और एक और चीज, ये अपने 2 फरवरी का स्विंग अभी अभी कुछ देर पहले काट के आया है, तो मेरे ख्याल से मेरे लिए अगर आप देखें क्लोजिंग में एक स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव में होल्ड करता हूँ टेक महिंद्रा पे। भले ही आईटी कुछ कर रहा हो, मात्र 100 अंकों का मूव है, लेकिन टेक महिंद्रा डोमिनेट करेगा आईटी के स्विंग को। निफ्टी आईटी मीनवाइल डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। दूसरा स्टॉक लेके आइएगा श्रीराम फाइनेंस, अभी करीब 3% ऊपर है, कहने को अगर आप देखें ऑलमोस्ट 3% ऊपर है, लेकिन मोमेंटम ना, मोमेंटम में कोई कमी नहीं है, अभी भी ह्यूज मोमेंटम डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ, और 2965 अभी भी 3,000 के जोन में अगर आप देखें, इसमें मतलब अच्छी एक्टिविटी है। एक श्रीराम फाइनेंस, और तीसरा स्टॉक में रखना चाहूँगा आपकी स्क्रीन पे, दैट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसने थोड़ा बाद में पार्टिसिपेट किया है, बट स्टिल 844.85 ये डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ, ये पिछले अपने 4-5 सेशन के स्विंग हाई को, स्पेशली 3 दिन के सेशन के स्विंग हाई को काटता हुआ। तो मेरे लिए 3 स्टॉक, स्पेशली टेक महिंद्रा, श्रीराम फाइनेंस, अब फिर स्विंग देखे 3% ऊपर हो चुका है श्रीराम फाइनेंस, और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हर्षिता जी हाँ, तो ये इनफैक्ट बिग बॉयज जो आउट परफॉर्म करते हुए, और आपके लिए कुछ और ट्रेंडिंग काउंटर्स फटाफट से स्क्रीन पर लेकर आएंगे। नए हाइस पर किन स्टॉक्स की बदौलत दरअसल ये तेजी बनी है उसी का उल्लेख होगा इन काउंटर्स में। आप देखिएगा स्क्रीन जो हरी है उसमें दिग्गजों का एक बड़ा हाथ, और ये स्टॉक्स वीरू भी मेंशन कर रहे थे, HDFC, एक्सिस, श्रीराम फाइनेंस, ICICI बैंक, इन्हीं के बल पर आज दरअसल नींव रखी गई है तेजी की। मिड कैप साइड पर भी भरपूर तेजी है। सिटी यूनियन बैंक, एक्साइड ऑफ कोर्स वो अमर राजा में जो खबर आई उसके बाद स्टॉक में बड़ा मूव आया, एक्साइड में एक फॉलो थ्रू आया, MCX जैसे काउंटर्स, HDFC AMC तक की तेजी आज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सेल साइड पर कुछ PSU कंपनियां, BPCL, पावर ग्रिड, ONGC, कोल इंडिया जैसे काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। अब देखिएगा आज रॉयल्टी कंपनियों में ओबरॉय और DLF दोनों में दबाव है। यूनाइटेड ब्रूरीज जैसा काउंटर भी आज थोड़ा सा नरम पड़ता हुआ, और NMDC में भी हम देख रहे हैं करीब 2-2.5% तक का नुकसान दिख रहा है। तो ये फिलहाल आपके लिए अब तक की ताज़ा तस्वीर है। अब इस मार्केट में नया ट्रेड कहाँ पर बनेगा, आज क्लोजिंग के लिए क्या तैयारी होगी, फंडामेंटल्स पर हम बात करेंगे मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी से। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, अमित सेठ, जतिन गेडिया, सोनी पटनायक और प्रशांत सावंत को जोड़ेंगे। आज ऑटो एंसिलरी कंपनियों में कुछ एक्शन बड़ा है, आशीष को जोड़ेंगे यही बताने के लिए कि क्या कुछ खबरें हैं। शेख खान भाई, BNP पारिबा के राहुल मलानी हमारे साथ जुड़ेंगे। बैंकिंग स्टॉक में जोरदार तेजी जो बन रही है, पर्सपेक्टिव क्या है, किस तरह का आउटलुक बन रहा है इन बैंकों में, और इस समय नया निवेश कहां पर किया जाए, उस पर डिटेल में बातचीत होगी आगे 2:30 बजे। सुमित बताएंगे हाल फिलहाल में कई सारे प्रोमोटर्स ने मौका का फायदा उठाया है और कुछ स्टेक मार्केट में बेचा है, वो पूरा ब्यौरा आज भी ऑफ कोर्स हमने वही होता देखा जब अशोक सूता ने हैप्पी स्माइल में अपना कुछ स्टेक ऑफलोड किया है, उस पर होगी बातचीत।
250 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर गुरमीत चड्डा। फिर ऑफ कोर्स BTST STBT ट्रेड्स क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे और पूरा एक्शन आपकी स्क्रीन पर रहेगा अगले 1.5 घंटे का। ओके, चलिए एक बार पैनल को स्क्रीन पर रखिए और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। इस समय ट्रेड्स की शुरुआत करूं इससे पहले मैं एक आध पॉइंट रेस करना चाह रहा था। एक बार आप वापस लेकर आइए ज़रा इंटरडे चार्ट HDFC बैंक का, और HDFC बैंक का इंटरडे चार्ट प्लेस्ड है अब 1712 पर। HDFC बैंक 1757.5 है इसका ऑल टाइम हाई, इस 52 वीक हाई। एक बार इसका ज़रा 52 वीक हाई और लो वाली प्लेट रखेगा, और वो इसने हिट किया था 3 जुलाई 2023 को। 3 जुलाई 2023 को इसने हिट किया था अपना 52 वीक हाई। उसके बाद से लगातार इसमें डी रेटिंग, और 14 फरवरी 2024 को 52 वीक लो 1363.55 ना। एक हफ्ता इस पर मार्च से मैंने एक व्यू लिया है कि यहाँ पर प्राइस करेक्शन खत्म हो चुका था, एक टाइम करेक्शन चल रहा था, और अगर आप इसमें SIP करेंगे तो एक इसमें आगे जाके बड़ा पैसा बनेगा। और जब भी कोई स्टॉक मीम स्टॉक बन जाता है तो उसके बाद बस वो उसका बॉटम बन चुका होता है, और ये एग्जैक्टली वही हुआ। उसके बाद अब देखिए किस तरीके के मूव्स इसने दिए हैं इसको। एक FNO स्टॉक 3 महीने का मूव, और वो भी भारतीय मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक, और 20% का मूव 3 महीने में, 20% का मूव HDFC बैंक में इस समय आपको देखने को मिला है। तो ये कुल मिलाकर इस तरीके की शानदार तेज़ी यहाँ पर आपको दिखाई दी। चलिए हमारा पैनल तैयार है, पैनल से बात करते हैं और समझते हैं कि क्या किया जाए इस समय। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए क्या ट्रेड लेंगे इस समय? गुड आफ्टरनून टू यू वंस अगेन। और मुझे लगता है कि लेना चाहिए ट्रेड MCX में। 3927 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा 3900 का, 27 रुपए का। टारगेट 4000 पार कर लेना चाहिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और जो बार बना हुआ है उसे लगता है एक फॉलोअप बार मिलना चाहिए MCX में एक तेजी का ट्रेड करीब 2-2.5% तक के गेन्स आज देखने को मिले हैं। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या है? अच्छा जी, तो देखिए मेरा ट्रेड सिटी यूनियन बैंक पे है। सिटी यूनियन बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो करंट लेवल्स पे आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। लॉन्ग साइड पे एक ट्रेड लीजिए। स्टॉप लॉस आपको 164 का लगाना है, लेकिन टारगेट 174 174 रुपए तक के हो सकते हैं। ऑप्शन में भी आप इसका ऑप्शन में आप ट्रेड ले सकते हैं। जुलाई मंथ के 170 के कॉल ऑप्शन, जो कि 6 रुपए 90 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर 4 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, और ऑप्शन में 12 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, मीनवाइल अब निफ्टी स्ट्राइक करता हुआ 23,700 आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, और निफ्टी बैंक 52,635। निफ्टी बैंक ने अपने लॉसेस को अगर आप देखें जो थोड़े बहुत थे उसको फिर कंपनसेट कर लिया है, और अच्छा मूव ऑलमोस्ट 23,700 स्क्रीन पे। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? विरू जी, विश यू मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, ब्रेकआउट की कगार पे होगा अपोलो टायर्स, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि करीबन 500 के एक अहम लेवल के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। सो 495 495 यानी 500 के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रख के इसको बाय करना चाहिए, और टारगेट होगा 525 525 का। ओके बिल्कुल, तो ये इस समय की ट्रेड्स आपके लिए। मीनवाइल एक बार ज़रा इंडेक्स लेकर आइए, जैसे निफ्टी 23,700 के पार पहली बार, और एक बार ज़रा सेंसेक्स का हाई देख लेते हैं। कितना है सेंसेक्स का आज का हाई? आई थिंक 78,000 को हमने क्रॉस किया। 78,000 पहली बार सेंसेक्स 78,000 पर। इसको भी फ्लैश करिए एक बार ज़रा। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री सेंसेक्स 78,000 78,000.2, ये इस समय 78,000.2 का हाई इस समय लगता हुआ, और बहुत शानदार मूव यहाँ पर इस समय पर। जतिन गेडिया से भी कॉल ले लेते हैं। जतिन, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो ट्रेड रहेगा वो LIC हाउसिंग फाइनेंस में होगा। एक शार्प रन अप के बाद पैटर्न वाइज एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है डेली चार्ट्स पे। हमें लगता है कि एक ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट आना चाहिए। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में लॉन्ग की सलाह रहेगी। 728 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट रहेंगे 765 और 780 के। ओके, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में एक तेजी का ट्रेड 780 के लिए एक अपॉर्चुनिटी साफ बन रही है। सोनी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपके रेडार पर क्या है?
जी गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वीरेंद्र जी विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। मेरा यहाँ पे ट्रेड रहेगा एलएनटी पे जुलाई Thank you. फ्यूचर्स बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस है 3500, टारगेट रहेगा 3730 का। एलएनटी में हम देख सकते हैं कि एक अच्छे रोल ओवर्स के साथ शुरुआत हो रही है। 50% रोल ओवर्स हो गए हैं, लॉन्ग साइड पे रोल ओवर्स पोजीशन बन रहे हैं। 3500 पे सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, सो यहाँ से एक अच्छे बुलिश आउटलुक टुवर्ड्स 3700 3730 का टारगेट बन। ओके, एलएनटी फ्यूचर्स 3580 पे अगर ट्रेड करता हुआ, ये सोनी जी की कॉल इस वक्त की। मयूरेश जोशी अब आज के इस कार्यक्रम के फंडामेंटल विशेषज्ञ होंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। मयूरेश, इट्स बैंक, आई मीन ये एक तरीके से बैंकिंग दिवस लग रहा है ये, है ना? और HDFC बैंक इसको लीड करता है। मेरे ख्याल से आज FIs की बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग के नंबर्स होंगे। आपका व्यू और आप क्या चेस कर रहे हैं इस वक्त? Afternoon, Viruji. Afternoon, Harshita ji. Afternoon, Anuji. Wishing you a very, very happy birthday, Viruji. May the best of health, wealth, and prosperity stay with you. थैंक यू सर, थैंक यू। जहाँ तक Thank बैंक्स का सवाल रहा है, ऑब्वियसली आई थिंक रैली बहुत आउटस्टैंडिंग रही है, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स हो, लार्जर पब्लिक बैंक्स हो। तो हमें लगता है मार्केट्स में इंडिया में जो प्राइवेट बैंक्स है, बैंक्स लाइक ICICI बैंक एज एन एग्जांपल विद इन द लार्जर नेम्स, इस पे जरूर ध्यान रखा जा सकता है, क्योंकि काफी कुछ डायनामिक्स है सेक्टर के लिए आर चेंजिंग फॉर द बेटर। जो नियम RBI ने लागू किए थे पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन्स को लेके, और सख्ती और पाबंदियां जो लाई थी, इन अ वे इट्स बेटर फॉर द बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि जो एक एक्सपेक्टेशन थी कि बिकॉज ऑफ दिस एसेट क्वालिटी प्रेशर्स थोड़े खराब हो सकते हैं, वो शायद कंट्रोल में रहे। At some point of time, because of rate cuts, NIM should start normalizing and deposit growth should also come back to normalization level अगले कुछ तिमाहियों तक, जो एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट रहा है लार्ज प्राइवेट बैंक्स के लिए। तो मुझे लगता है आई थिंक ICICI बैंक बिल्कुल आपके वॉच लिस्ट पे रखें, एंड बैंक्स जनरली शुड डू वेल। तो हमें लगता है आई थिंक BFSI एज अ स्पेस शुड डू वेल। फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ मार्केट्स पर इंडिया, जो स्टॉक्स और स्पेसेस हमें अच्छे लग रहे हैं, हमें लगता है आई थिंक इंफ्रा रिलेटेड जो वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी थीम्स है, इनको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। और इसको मद्देनजर रखते हुए आई थिंक काफी कुछ स्टॉक्स जो ये थीम में प्ले होते हैं, वेल्सपन कॉर्प एक एग्जांपल सामने आता है। देयर इज अ स्मॉल कंपनी कॉल्ड एज EMS लिमिटेड, जो बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत तगड़ा ऑर्डर बुक है। यहाँ पे मुझे लगता है जो एलोकेशंस हो सकते हैं, ये काफी सब्सटैंशियल हो सकते हैं when it comes to waste management, water management, budget के हिसाब से, and a lot of orders can start flowing for this sector in the coming few quarters. तो I think ये सेक्टर को ध्यान में रखे within the infra theme, ये सेक्टर अच्छा कर सकते हैं। So a few stocks, in our opinion, can do well with this. ओके, मीनवाइल एक बार रिलायंस का चार्ट देखते हैं जरा। रिलायंस का चार्ट लेकर आइए एक बार, क्योंकि अब मार्केट में अगर एक डिफरेंशियल रह गया, देखिए स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर अप्लाइज है, रिलायंस वो कंपनी है जो चैनल उसको ओन करती है, लेकिन अब अगर एक डिफरेंशियल रह गया इस मार्केट में, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस का 52 वीक हाई और लो वाली प्लेट रखिए एक बार ज़रा। और आज एक फर्स्ट साइन दिख रहे हैं यहाँ पर, कल रिलायंस वीक था, आज फर्स्ट साइंस दिख रहे हैं कि शायद अब नेक्स्ट राउंड ऑफ लीडरशिप लेने के लिए शायद बैंक निफ्टी के बाद रिलायंस का नंबर आए 3 तारीख को। 3 तारीख इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स का 52 वीक हाई आपको 3 तारीख को दिखेगा, एग्जिट पोल वाले दिन का हाई। उसके बाद से अगले दिन काफ़ी स्टॉक्स कोलैप्स हो गए थे, उसमें से एक रिलायंस भी था। और यहाँ पर रिलायंस में इस समय एक ठीक ठाक मूव यहाँ पर लग रहा है। प्रशांत जी, एक बार जरा रिलायंस का चार्ट देखिए और बताइए कोई ट्रेड है क्या यहाँ पर? जी अनुज जी, बिल्कुल। इनफैक्ट मैं रिलायंस को ही ट्रैक कर रहा था निफ्टी के हिसाब से। तो अगर हम देखें तो एक बेस फॉर्म बन चुके हैं और अभी हम करीबन 2900 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है, 2900 के आसपास। मुझे लग रहा है यहाँ पे आउटराइट बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखिए 2875, 2875, यानी करीबन 20 पॉइंट, लेस देन 1% आपकी रिस्क होगी। और मुझे लग रहा है आपका पहला टारगेट जो होगा वो 2950, 2950 ये होना चाहिए। इस रेजिस्टेंस को अगर हम क्रॉस करते हैं तो जो लेवल्स आपने कहे 3000, 3010 जो हाई बने थे, वो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। बट पहला टारगेट 2950 मान के चलना चाहिए। फिलहाल आपके लिए रिलायंस पर एक मूव, आधे % के गेन्स और यहीं पर अच्छा मोमेंटम जोर पकड़ रहा है। लेकिन एक बिग बॉय से आज के जो दूसरा बिग बॉय है उसकी बात करेंगे। ऑफ कोर्स आगे हम बैंकिंग स्टॉक्स पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन आप HDFC बैंक से ज़्यादा समय के लिए दूर नहीं रह सकते।
कार्यक्रम की शुरुआत में इस पर कमेंट्री की। अब भी आप स्टॉक देखिएगा 1710 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है और यहीं पर आज सबसे ज्यादा मोड माहौल तेजी का बनता दिखाई दिया है और इसने दरअसल बाकी बैंकों में भी तेजी की पोजीशन का कॉन्फिडेंस जताया है। बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में क्या कहा गया, आशीष हमारे साथ हैं। आशीष से इनफैक्ट बाकी कुछ और सेक्टर्स पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले HDFC बैंक जो आज का स्टॉक ऑफ द डे है। आशीष। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। अच्छा, आज वीरू जी की बर्थडे, अब तक तो पता ही नहीं चला। आपको पता चला था क्या वीरू जी? यार बर्थडे तो पता ही नहीं चली अब तक। नहीं, और कैसे पता चलेगा? केक आपने भेजा था, काट लिया मैंने, खा लिया, हजम हो गया वो। यतिन की तरफ से भी कोई अपडेट नहीं आ रहा अब तक। खैर, HDFC बैंक आज ही नहीं, वैसे पिछले कई दिनों से, पिछले हफ्ते से फोकस में है। लगातार एक्यूमुलेशन स्ट्रांग था। हम लोग कितनी बार वो डिलीवरी बाइंग जो हो रही है वो दिखा भी रहता है आपको स्क्रीन पे। HDFC बैंक पे आज सुबह US हेडक्वार्टर्ड एक दिग्गज फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है बर्नस्टीन, उसकी एक रिपोर्ट आई। वो रिपोर्ट ने आउट परफॉर्मेंस का कॉल दिया, लक्ष्य साधा 2100 रुपए का। कल ये स्टॉक क्लोज हुआ था 1670 के आसपास के जोन्स पे, यानी कि बर्नस्टीन को नजर आ रहा था उन स्तरों से 25% का अपसाइड इस काउंटर में। क्यों बर्नस्टीन को पॉजिटिव लग रहा है या क्यों तेजी का कॉल दे रहे हैं? सिंपली पुट, उनका कहना है ROAs यानी कि रिटर्न ऑन एसेट जो है HDFC बैंक का 1.8 से बढ़कर 2.1% पे जाता हुआ आपको नजर आएगा अगले 4 सालों में। और ऐसा क्यों लग रहा है? उन्होंने 3 पॉइंट्स हाईलाइट करे। एक तो लोन मिक्स का इंप्रूवमेंट हो रहा होगा, कॉस्ट ऑफ फंड्स नॉर्मलाइज हो रहे होंगे और ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन करता हुआ नजर आ रहा होगा। ROA, रिटर्न ऑन एसेट, सिंपली पुट जो कंपनी के कुल एसेट्स होते हैं उससे कितना प्रॉफिटेबल वो बिजनेस कर पाते हैं, अपने एसेट्स को कितना बेहतर स्वेट कर पाते हैं। जहां तक HDFC बैंक की बात है, पिछले साल यही समय था, 3 जुलाई था, जब इसने अब तक के 52 हफ्तों के हाई 1757 के छुए थे। आज उसी के इर्द गिर्द वैसे पहुंच गया। इस तरह की तेजी के साथ ये स्टॉक अपने ईयर हाई से फ्लर्ट करता हुआ। ओके, बिल्कुल, काफ़ी क्लोज ईयर हाई से। और ना सिर्फ HDFC बैंक बट पूरे सेक्टर पर बातचीत करने के लिए शेर खान भाई BNP पारिबा के डेप्यूटी VP राहुल मलानी हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, गुड आफ्टरनून। पहले HDFC बैंक से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मोमेंटम है। क्या अब ये माना जाए कि ये स्टॉक अब यहाँ से आउट परफॉर्म करने के लिए तैयार है? तो गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले अगर हम एक नियर टर्म ट्रिगर है HDFC बैंक में, जो अभी MSCI का रिव्यू अगस्त मंथ में पेंडिंग है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि FII का ओनरशिप अराउंड इंक्रीमेंटल ओनरशिप का रूम 25% के आसपास हो जाएगा। तो वहाँ से अगर वेट डबल होता है, एग्जिस्टिंग वेट जो HDFC बैंक का है, तो इंक्रीमेंटल एक अच्छा इनफ्लोज देखने को मिलेगा। लास्ट 15 to 20 डेज में आपने देखा है कि काउंटर में अच्छा लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुआ है और अच्छा स्टॉक ने मूव दिया है। बट अगर फंडामेंटली बात करें तो हमारा ये व्यू है कि ओवरऑल ROA इम्प्रूवमेंट ग्रेजुअली रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 years, विच विल बी सपोर्टेड बाय मार्जिन्स भी ग्रेजुअली इम्प्रूव होंगे। क्रेडिट कॉस्ट ऑलरेडी लोअर लॉन्ग टर्म एवरेजेस के बिलो ट्रेड कर रहा है। तो अल्टीमेटली ROA एक्सपांशन का लीवर सिर्फ मार्जिन है, और जो मार्जिन 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर की स्टोरी नहीं है, क्योंकि पूरा लायबिलिटी ट्रांजिशन उनके सामने है। तो ऐसा लगता है कि ROA जो इम्प्रूवमेंट है 20 to 30 बेसिस पॉइंट्स का, वो एक ग्रेजुअल जर्नी होगी। तो हमको लगता है कि ये स्टॉक 1500 से 1700 के बीच में रेंज बाउंड रहेगा अगले 1 साल के लिए। ओके, 15 to 1700 के बीच में रेंज बाउंड। बट राहुल, एग्जैक्टली अब यहाँ से डिलीवर करने को क्या तैयार है? लेट्स टॉक अबाउट एंड एम्फसाइज ऑन प्राइवेट बैंक्स एज ऑफ नाउ। ICICI बैंक अपनी लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स के बाद से कुछ हद तक फ्लैट ही है, वही बहुत कोई बड़ा डिफरेंशियल क्रिएट नहीं हुआ है। लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे ICICI बैंक के। ICICI बैंक पे आपका टारगेट व्यू क्या है इस वक्त? ICICI बैंक लार्ज प्राइवेट बैंक्स में आप देखें तो कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि HDFC बैंक एक तरफ मर्जर्स रिलेटेड इश्यूज से सफ़र कर रहा है। पर अगर देखें तो अगर वैल्यूएशन टर्म्स में देखें तो अगर लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यूएशंस के स्लाइटली अबाउट ट्रेड कर रहा है,
पहले जब हम FY25 के लिए एंटर कर रहे थे, जब एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्जिन्स थोड़े वीक रह सकते हैं फर्स्ट हाफ में, और लोन ग्रोथ थोड़ा 13 से 14% के आसपास रहेगा, जो 17-18% रहा था। बट एक्सपेक्टेशन ये है कि लोन ग्रोथ स्टेबल रहेगी, डिपॉजिट ग्रोथ भी अच्छा दिखा रहा है, सिस्टम ग्रोथ प्लस निम कॉन्ट्रैक्शन, पीक निम कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। तो अल्टीमेटली ये लार्ज प्राइवेट बैंक्स में ICICI बैंक 2.1 to 2.2% का ROA सस्टेन करेगा, और उसका करंट वैल्यूएशन आप 1 ईयर फॉरवर्ड भी देखेंगे तो 2.2 2.3 पर ट्रेड कर रहा है। राहुल, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। अच्छा, हाल फिलहाल में ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ बिग कंपैरिजन, क्योंकि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है और ये दिग्गज बैंकों की पेडिग्री और ऑफ कोर्स एसेट क्वालिटी की सिचुएशन बहुत अलग है। लेकिन उस मैनेजमेंट ने अपनी प्रेजेंटेशन में ज़रूर कहा था कि कुछ पॉकेट्स में, स्पेशली म्यूचुअल MFI सेगमेंट में कुछ दबाव देखने को मिला है। क्या वो स्ट्रेस, कहीं ना कहीं डर है, वो एक्सटेंड हो सकता है दूसरे सेगमेंट्स में, या फिर ऑन ग्राउंड ये बहुत ही लिमिटेड है MFI और एग्री लोन्स और एब्सोल्युटली छोटे लोन्स पर? क्या वो एक रिस्क बन सकता है, इज माय क्वेश्चन। डेटा ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अर्ली डेलिंक्वेंसीज माइक्रो फाइनेंस लोन और एग्री लोन्स में है, बट वो अदर सेगमेंट्स में मूव करे, वो ऐसा थोड़ा टेक्निकली हम लोगों को नहीं लगता है। कि पहली बात तो माइक्रो फाइनेंस एक अनसिक्योर्ड सेगमेंट है जिसके अगेंस्ट में कोई कोलेटरल नहीं होता है। दूसरा, आप देखेंगे MFI में लास्ट 2 इयर्स में एक एक्सेलरेटेड रेट पे ग्रोथ हुआ है, एंड सम लेंडर्स ने जो अंडरराइटिंग करी है वो प्रॉपर नहीं है, दैट इज वाई उन लोगों को स्ट्रेस आया। प्लस अदर मैक्रो फैक्टर्स भी है, जैसे फॉर एग्जांपल आने वाले अभी स्टेट इलेक्शंस है, और आने वाले स्टेट इलेक्शंस में कई जगह लोन वेवर, एग्री लोन वेवर्स की चर्चा हो देखने को मिल रही है। तो ये एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। प्लस स्ट्रीट में ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एक्सपोजर्स है कस्टमर्स के, वो लेवरेज पोजीशंस है ऑलरेडी MFI कस्टमर सेगमेंट्स की देखें तो। ओके। अच्छा, एक और स्टॉक लार्ज कैप यूनिवर्स में जिसकी बात करनी थी आपसे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ये अभी भी काफ़ी दूर है अपने 52 वीक हाई से। अग्रीड की वो एग्जिट पोल वाले दिन जो हाइस थे वो काफ़ी केसेस में थोड़े रैंडम थे, लेकिन SBI पर क्या व्यू होगा आपका? SBI पे हमारा बुलिश व्यू है। हमारा टारगेट प्राइस SBI पे 950 रुपीज़ है। हमको ये लगता है कि SBI अभी अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस से बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट उसका आउटलुक स्टेबल है। तो हमें ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा टेक्निकली प्राइवेट बैंक्स की तरफ थोड़ा मनी शिफ्ट हो रहा है, तो नियर टर्म में थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, बट ओवरऑल आउटलुक SBI और टॉप PSU बैंक्स के लिए FY25-26 आने वाले 2 साल अच्छे होंगे। नहीं तो मिड कैप PSU बैंक्स में तो राहुल जी आपका प्रेफर्ड क्या होगा? क्योंकि बड़ा मूव तो बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक में हमने देखा है, तो वहाँ पे डिफरेंशियल है भी कुछ चीज़ करने के लिए। मिड कैप PSU बैंक्स, जैसा बताया कि अभी थोड़े सेंटिमेंट्स अभी PSU बैंक्स के लिए, अगर वैल्यूशन देखे जाए तो वैल्यूशन थोड़े लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करने हैं। तो मेरे को लगता है कि नियर टर्म में थोड़ा कंसोलिडेट करेगा ये काउंटर, क्योंकि यहाँ पे अब देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द जो एग्री लोन्स का स्ट्रेस मेरे को लगता है सेकंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा अच्छा खासा PSU बैंक्स में। मैं फिर आपसे पूछना चाहूंगी राहुल, आपके टॉप 3 बेट्स क्या रहेंगे इस समय बैंकिंग यूनिवर्स में? फाइनली इस समय हमको लगता है कि मिड टायर प्राइवेट बैंक्स में इंडसइंड बैंक है जो अट्रैक्टिवली प्राइस है। आप अगर वैल्यूशन देखें तो इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 1.6 टाइम्स वर्सेस द एवरेज ROA ट्रेजेक्टरी ऑफ 2%। तो वहाँ से अब देखा जाए तो वहाँ पे एक टैक्टिकल ट्रेड बनता है, वैल्यूशन भी रीजनेबल है यहाँ पे। और बाकी स्पेस में हम लोग लार्ज प्राइवेट बैंक्स में ICICI बैंक और एक्सिस बैंक पे ट्रेड कर रहे हैं, और PSU बैंक्स में SBI एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। फिलहाल आपके लिए वो टॉप पिक्स भी आ गए। इंडसइंड, ICICI बैंक रेडार पर रहेंगे, और एक्सिस बैंक, साथ ही साथ SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा PSU साइड पर। ये है राहुल के टॉप पिक्स। अच्छा, HDFC पर इन्होंने टिप्पणी ज़रूर की कि मोमेंटम आया है, लेकिन ये रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा। उनको नहीं लगता है कि 1700 के ऊपर ये स्टॉक जाएगा, हालांकि उसके ऊपर थोड़ा सा स्टेडी ज़रूर दिखाई दे रहा है। मयूरेश, मैं HDFC बैंक की ही चर्चा आपसे आगे थोड़ा बढ़ाना चाहूँगी। आपके टारगेट्स क्या हैं इस बैंक को लेकर इन द नियर फ्यूचर?
नहीं तो एक 15% की अपसाइड बिल्कुल हो सकती है हर्षिता जी, बट वापस आई थिंक एक स्लो एंड स्टेडी मूव होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक लीनियर मूव आएगा, क्योंकि राहुल जैसे बता रहा था, कंप्लीटली अग्री। आई थिंक जो फैक्टर्स एट प्ले है फॉर एचडीएफसी बैंक, आई थिंक काफी सिनर्जीज अभी भी इन टर्म्स ऑफ निम स्प्रेड लाना कंप्लीटली बाकी है। आरओए में इंप्रूवमेंट आपको जरूर दिखा है, एंड देयर विल बी अ सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट, क्योंकि जो क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज अब बन के आएगी और उभर के आएगी, आई थिंक दैट शुड बी सिग्निफिकेंट इनफ इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। बट ये दोनों जो चीजें हम देख रहे हैं, रेवेन्यू सिनर्जीज और कॉस्ट सिनर्जीज, इसको थोड़ा समय लगेगा प्ले आउट करने के लिए। सो फॉर द पेशेंट इन्वेस्टर, ऑब्वियसली काफी पेशेंट टेस्ट कर चुका है लास्ट 6 months 9 months, द स्टॉक हैज एब्सोल्युटली डन नथिंग फ्रॉम अ रिटर्न पर्सपेक्टिव। बट हमें लगता है कंसोलिडेशन फेज एक बहुत हेल्दी फेज होगा एचडीएफसी बैंक के लिए, और यहाँ से 14 से 15% की अपसाइड बिल्कुल मुमकिन है और द नेक्स्ट 1 month। ओके, या आपने बैंकों पे डिस्कशन सुना अभी, और मेन वाइल जो इस पैनल ने ट्रेड्स दिए थे उसमें जतिन का ट्रेड था। मैं आई थिंक ढूंढ रहा था ये ट्रेड किसने दिया था। जतिन ने रिकमेंड किया था LIC हाउसिंग फाइनेंस 742 पे। क्या खूबसूरत ब्रेकआउट आया, स्टॉक डे हाई पे वर्टिकल राइज आया इस स्टॉक में 249 और 265 का टारगेट है। मेरे ख्याल से 15 रुपये इस टारगेट में और बाकी हैं, क्योंकि स्विंग आ रहा है। जतिन, इसमें क्योंकि ये एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट है और आई थिंक ये बहुत ही एक एग्रेसिव पैटर्न होती है, कोई नेक्स्ट मंथ की कॉल ऑप्शन 750 की रखिएगा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे एक बार प्लीज, जुलाई की क्या रखनी चाहिए? बात करते करते 3 रुपये का स्विंग हो रहा है यहाँ पर। जतिन जी, देखिए, अगर जो मैं LIC हाउसिंग फाइनेंस, इज माय वॉइस ऑडिबल? हाँ प्लीज। जतिन गो अहेड, आपकी आवाज आ रही है? नहीं लगता, उस लिंक में थोड़ी सी दिक्कत है। वीरू, इसी पर एक बार मानस से भी पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। जतिन हमें या तो सुन नहीं पा रहे या फिर उनकी आवाज़ में थोड़ा सा डिले हो रहा है। मानस, जो मोमेंटम स्टॉक ने दिखाया है, आप अगले लेवल्स क्या मैप कर रहे हैं? तो देखिए, 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। 734 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे 780 के टारगेट के लिए, और अगर चाहे तो 750 वाला जुलाई मंथ का कॉल ऑप्शन भी LIC हाउसिंग का लिया जा सकता है। 34 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 55 रुपए के टारगेट होंगे, और ये ऑप्शन हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है, ये डिस्क्लोजर है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब आशीष के पास चलते हैं आज के स्टॉक्स ऑफ द डे के लिए। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ऑटो एंसिलरी एज अ स्पेस वो रखिए रडार पे, क्योंकि जबरदस्त मूव्स हैं यहाँ पे, और उसमें 2 प्रोमिनेंट न्यूज पेग्स वाले स्टॉक्स। अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, आज एक समय ये स्टॉक शुरुआती ट्रेड्स में 20% अपर सर्किट पे लॉक्ड था। 1655 अब तक के सबसे उच्चतम स्तर भी जड़े थे, और अभी भी 17% की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। दरअसल कल शाम बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया कि एक स्लोवेकियन कंपनी है, उसके साथ लिथियम आयन बैटरी के लिए एक लाइसेंसिंग पैक्ट इन्होंने करा। तो बेसिकली टेक्निकल लाइसेंसिंग है और स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, क्योंकि ये कंपनी एक गीगावाट फैक्ट्री लगाती हुई नजर आएगी, और ये सब करार उसी डेवलपमेंट को एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ना था, पर इस तरह का मूव शायद सभी को सरप्राइज कर गया, क्योंकि ब्रोकरेजेस के जो अपडेट्स आए थे इस पार्टनरशिप के बाद, उसमें JP मॉर्गन न्यूट्रल का कॉल लेके 1210 के लक्ष्य की बात कर रहा था, इन्वेस्टेक 1250 की बात कर रहा था, और अभी भी ये स्टॉक 1600 रुपए प्लस पे ट्रेड करता हुआ। खैर, हमारा राजा का ये एक्साइटमेंट बाकी बैटरी मैन्युफैक्चरर्स पे भी रब ऑफ दिखा रहा था। इवन एक्साइड इंडस्ट्रीज भी आज ठीक ठाक तेजी के साथ कामकाज करता हुआ। दूसरी तरफ क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, ये स्टॉक भी डबल डिजिट गेन्स डिलीवर कर रहा है। आज 700 रुपए, 15% का अप मूव है। इसने कल शाम को अपडेट दिया कि एक पोटेंशियल एक्विजिशन के लिए हम एक MOU कर रहे हैं, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करार कर रहे हैं सनबीम लाइट वेटिंग सॉल्यूशंस और केदारा कैपिटल के साथ। इस MOU के अंतर्गत ये चाहते हैं सनबीम के या तो पूरा बिजनेस
या कुछ सिग्निफिकेंट एसेट्स एक्वायर करेंगे, और वो रिलीज स्पेसिफिकली कहती है गुरुग्राम के जो उनके एसेट्स हैं उससे छोड़ के। अभी सनबीम है क्या? ये एक ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों के लिए काम करती है, और लार्जली कास्टिंग्स और पिस्टन्स में है। और इसके क्लाइंटल देखिए, हीरो, मुंजाल शोवा, जीएम, क्राइसलर, बॉश, राणे, फिलिप्स, इन सब को केटर करती है। हालांकि ये डील के कॉन्टोर्स अभी भी वर्कआउट होने पर आज एक्साइटमेंट गजब का है स्टॉक में भी। जी हाँ, काफ़ी तगड़ा एक्शन बनता दिखाई दिया है, और पिछले हफ्ते से दरअसल क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का स्टॉक सुर्खियों में रहा है। शुक्रिया आशीष इस अपडेट के लिए। अमित सेठ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, पहले तो इन ऑटो एंसिलरीज की जो बात आशीष ने छेड़ी, स्पेशली एक्साइड और अमर राजा, क्योंकि ये दोनों स्टॉक्स हम आपके साथ पहले डिस्कस करते आए हैं, आज का मोमेंटम देखकर क्या नए खरीदारों के लिए कुछ मौका है या फिर बस आगे निकल गई है? जी मैम, काफी दिनों से हम ये डिस्कस करें। इनफैक्ट एक्साइड के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। इन स्टॉक्स में काफी एक बेहतरीन मोमेंटम बना रहा है, लेकिन मेरी सलाह ये है कि एक यहाँ पे रनअप आ चुका हो, थोड़ा सा अगर पुल बैक, इफ वी गेट अ पुल बैक टुवर्ड्स 10 and 20 डमा, तब इसको वापस एक एंट्री बनाएंगे, क्योंकि अप ट्रेंड इंटैक्ट है। फिलहाल चेज नहीं करेंगे क्योंकि एक रैली जरूर आई है, बट लाइक नथिंग गोज अप इन अ स्ट्रेट लाइन, एक हायर हाई हायर लो बनता है, तो पुल बैक पे जरूर एंट्री बनाई जाएगी। लेकिन फिलहाल अगर किसी की पोजीशन है तो होल्ड करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 575 एंड टारगेट्स ऑफ 600। फ्रेश पोजीशन ओनली ऑन डिप्स। एक्साइड 580 575 पे आज ये खुलते साथ मानस का पहला ट्रेड था। मूव स्विंग मिला भी बहुत अच्छा। मीनवाइल मैं वो LIC हाउसिंग फाइनेंस को दिख रहा हूँ, जतिन जी से बात नहीं हो पा रही है। 754 में कभी कभी स्टॉक फ्यूचर्स का जो वर्टिकल राइज होता है, इस कार्यक्रम में सुबह कुछ ऐसा ही मोमेंटम मानस ने प्ले किया था एक्साइड में, और इस वक्त ऐसा ही मोमेंटम पिक किया जतिन जी ने LIC हाउसिंग फाइनेंस में, ऑलमोस्ट स्ट्राइकिंग 754। बट एक बार अभी कुछ देर पहले जो अनुज ने बात कही थी कि रिलायंस पर नजर रखिएगा, रिलायंस को मैं पिछले 10 मिनटों से देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो करंट मंथ की जो परसों एक्सपायर होगा उसकी 2900 से 2940 के बीच की कॉल्स में जो है वो कवरिंग स्टार्ट हो रही है थोड़ी सी, तो स्टॉक कहीं ना कहीं 2900 की रेंज में एक स्टॉक बेस बनाने की कोशिश करता है बिटवीन 2880। पर अनुज, रिलायंस से मेरे को जो दूसरी बात याद आई, और जिसका शुरू में मैं उल्लेख भी करा था कि रोज बरोज तो शायद हम बैंक निफ्टी के सहारे चल नहीं सकते अनुज, कभी ना कभी तो हमें कुछ दूसरे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, लाइक रिलायंस। IT की प्लेसमेंट कैसी लग रही है आपको इस वक्त? बिल्कुल, इनफैक्ट मुझे लग रहा है कल का दिन शायद हो सकता है कि रिलायंस और IT को बिलोंग करे, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, काफ़ी ऑलरेडी बैंक निफ्टी चल चुका है, तो एक आध दिन का रेस्ट भी चाहिए उसको, शायद पॉसिबल है। आई थिंक IT की प्लेसमेंट बहुत क्लियर है वीरू, कि IT में बॉटम बन चुका है, और एक नंबर से पहले आप एक, मुझे लग रहा है प्री नंबर से एक मूव ये शुरुआत हुई है यहाँ पर, और जो नैस्डैक में गिरावट आ रही थी इसकी वजह से आज सुबह जो वीकनेस थी वो प्योरली एक एनवीडिया की वजह से थी, जिसका शायद आई थिंक हमारे IT कंपनियों से कोई लेना देना है नहीं। तो IT इंडेक्स भी स्ट्रॉन्ग है, ऑब्वियसली बैंकिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन IT भी बाय ऑन डिप्स टाइप का इंडेक्स है। मुझे लग रहा है कल शायद एक कुछ कमाल करके दिखाई, जिस तरीके से इन्फोसिस, विप्रो, ये 2 चार्ट्स देख रहा था मैं, टेक महिंद्रा, ये 2-3 चार्ट्स देख रहा था, जिस तरीके से ये चार्ट्स रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब अगर निफ्टी को 23,800 की तरफ जाना है, खाली अकेले बैंक निफ्टी से तो होगा नहीं, बाकी और कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा। मुझे लग रहा है रिलायंस से, और शायद जैसा आपने कहा था IT काफ़ी वेल पोजिशन है यहाँ पर। जी हाँ, मानस आपका भी क्या कह रहा है? अब देखिए, टेक्निकली अगर मैं डॉक्टर साहब, मेरा पहले तो टॉकबैक से माइक ऑडियो उठाइएगा। एसेंचर के नंबर्स के बाद वो 900 अंकों का जो मूव था मानस, वो फिजल आउट हो गया, कंप्लीटली फिजल आउट हो गया। बट प्रैक्टिकली आज उस रेंज में धीरे धीरे एंटर करने की कोशिश करता हुआ मानस, अगर ये वाकई एक फ्लैग का ब्रेकआउट कन्वर्ट हो गया, किन स्टॉक फ्यूचर्स के जरिए आप चेस करेंगे? मैं शुरुआत में टेक महिंद्रा का जिक्र कर रहा था, जो मेरे ख्याल से 2022 के बाद के अब तक के हाईएस्ट क्लस्टर्स पे है। आपकी चॉइस ऑफ स्टॉक्स क्या होगी इन सर्कमस्टेंसेस में? तो देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट अगर देखने को मिलेगा तो शायद आपको 36,600 तक के स्तर निफ्टी IT इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं, और इस तेजी को प्ले करना होगा तो मेरे ख्याल से सबसे पहले प्रेफरेंस तो इन्फोसिस रहेगा, क्योंकि इनफी लगातार अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद बहुत ही जल्द हम यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखेंगे। 1620 के टारगेट के लिए पोजिशनल ट्रेड लीजिए, शायद हमें 2 से 3 हफ्ते का समय लग सकता है स्टॉक को 16, 20, 30 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए, लेकिन ये सेफेस्ट बेट लगती है इस स्पेस में। 1499 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। टेक्नोलॉजी में यहाँ पर इन्फोसिस एक
बढ़िया ट्रेड साबित हो सकता है और वहाँ पर अब कल के लिए ट्रेड क्लियरली कैरी ऑन किया जाए। अच्छा, टेक की बात की है तो आज जहन में सभी के हैप्पीएस्ट माइंड है। एक बार हैप्पीएस्ट माइंड का स्टॉक लेकर आइएगा, क्योंकि आज वहाँ पर वो बड़ा ब्लॉक हुआ जहाँ सुबह में खबरें यही थी कि अशोक सूता साहब जो कंपनी के प्रमोटर हैं वो 6% इक्विटी ऑफलोड करेंगे। वो सौदा हुआ है और उसके बाद स्टॉक इस समय देखिएगा करीब 9% के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अशोक सूता अकेले नहीं है जिन्होंने दरअसल मार्केट के मोमेंटम को देखकर अपनी कुछ हिस्सेदारी बेची है। पिछले 2-3 हफ्तों में आपने जहन में रखा होगा कि कई सारे प्रोमोटर्स की तरफ से बिकवाली आई है। लेकिन यहाँ पर सुमित हमारे साथ है। पहले हैप्पीएस्ट माइंड की बात करते हैं। सुमित, इवेंचुअली बताइए कितना स्टेक बिका है? स्टॉक तो ऑफ कोर्स अंडर परफॉर्म कर रहा है आज, लेकिन एग्जैक्टली कितना स्टेक सेल हुआ? इंटरेस्टिंग ये है कि 3 साल से जो शेयर चला नहीं वो थोड़ा बहुत चला और उसमें फिर प्रमोटर की सेलिंग आ गई। ये पार्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था। 8.5% के आसपास हिस्से का ब्लॉक डील हुआ, 7 सौदे हुए जिसमें करीब 1.25 करोड़ शेयर बिके हैं। 847 रुपए पर शेयर के दाम पर यह ब्लॉक हुआ है। 1076 करोड़ रुपए के आसपास की ब्लॉक डील है। कल खबरें ऐसी थी कि प्रमोटर साहब जो हैं अशोक सूटा साहब, वो उसमें 6% के आसपास की हिस्सेदारी बेच सकते हैं। हालांकि कंफर्मेशन शाम तक आएगा इसके ऊपर। मार्च 2024 तक प्रमोटर की हिस्सेदारी करीब 50% के आसपास थी और जो सितंबर 2023 में लास्ट करीब 1.25% के आसपास की हिस्सेदारी उन्होंने बेची थी और ये भी कहा था कि वो प्रमोटर की हिस्सेदारी 40% से नीचे नहीं आने देंगे। लेकिन एक ब्लॉक उनकी तरफ से होता हुआ दिखाई पड़ा, तो इस तेज़ी का जो एक रीसेंट तेज़ी आई उस तेज़ी का फ़ायदा उठा के उन्होंने कुछ स्टेक ऑफलोड किया, जो कि एक बड़ी अचंभे वाली चीज़ है। स्पेशली जब इन्होंने कहा था कि स्पेशली सितंबर 2023 के बाद वो 40% मिनिमम स्टेक रखना चाहेंगे। अच्छा, जैसे मैं मेंशन कर रही थी कि अशोक सूता अकेले नहीं है जिन्होंने स्टेक ऑफलोड किया है। एक लंबी लिस्ट है प्रोमोटर्स की जिन्होंने शायद मौके का फ़ायदा उठाया है। देखिए, इस सूची में क्योंकि ये हालिया तेज़ी इतनी बढ़िया रही है मिड कैप स्मॉल कैप में स्पेशली, जिसकी वजह से कई सारे प्रोमोटर्स को इनकैश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। करीब 200 कंपनियों में 33,000 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील्स हो चुकी हैं बीते 2 महीने के दौरान। इस तरह का एक बड़ा नंबर है। बाजारों में जो अच्छी तेज़ी है उसको इनकैश किया जा रहा है ऑब्वियसली, और खासतौर से मिड कैप स्मॉल कैप, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स करीब 60% एक साल में चल चुका है, स्मॉल कैप इंडेक्स 70% के आसपास चल चुका है। ब्लॉक डील्स के नंबर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। 2024 में अब तक करीब 65,000 करोड़ रुपए के आसपास की ब्लॉक डील्स हो चुकी हैं। 2023 में नंबर था 48,000 करोड़, 2022 में था 25-26,000 करोड़ रुपए के आसपास। 2021 में इसी तरह की तेज़ी थी, 54,000 करोड़ रुपए के आसपास वहाँ यूज़ हुआ, और 2020 में ये नंबर था 80,000 करोड़ रुपए के आसपास। तो एक कह सकते हैं कि 4 साल के हाईएस्ट लेवल पर हम ब्लॉक डील्स ऑलरेडी देख रहे हैं अब तक, यानी 6 महीने भी बीते हैं। अब इन शेयरों में रिसेंटली कुछ ब्लॉक हुआ प्रमोटर की तरफ से। इसमें इंडस टावर करीब 15-15,500 करोड़ रुपए के आसपास की ब्लॉक डील है। एम्फेसिस रफली 6-6,500 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील यहाँ हुई। ZF कमर्शियल मल्टीनेशनल प्रमोटर की तरफ से ब्लॉक डील हुई थी। इसी तरह से एक वर्लपूल भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, 2200 करोड़ रुपए के आसपास की यहाँ पर। ग्लैंड फार्मा 1754 करोड़ रुपए के आसपास की ब्लॉक डील। आइनॉक्स विंड 900 करोड़ रुपए के आसपास की ब्लॉक डील यहाँ होते हुए दिखाई पड़ी। SBFC फाइनेंस यहाँ पर 731 करोड़, केफिन टेक 700 करोड़, गुजरात फ्लूरो 448 करोड़। गुजरात फ्लूरो से ही ग्रुप की दूसरी कंपनी आइनॉक्स में भी ब्लॉक हुए थे। KNR कंस्ट्रक्शन 212 करोड़, एक्शन कंस्ट्रक्शन करीब 184 करोड़। तो ब्लॉक के साइज मैटर नहीं करते, बहुत अलग अलग साइज हो सकते हैं। कुछ प्रमोटर्स ने डेट रीपेमेंट के लिए किया, कुछ ने तेज़ी के लिए किया, इंटेंशन भी अलग अलग हो सकती है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ब्लॉक डील्स प्रमोटर्स की तरफ से काफ़ी एक्टिवली हो रही हैं और रफली 6 महीने के दौरान ही हम 64-65,000 करोड़ रुपए के आसपास की ब्लॉक अब तक देख चुके हैं। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विषय को बहुत अच्छे से समझाने के लिए। मयूरेश जी, आजकल बाजार का एपेटाइट इतना अच्छा है कि ब्लॉक विंडो में पूरी की पूरी आई थिंक तरलता एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन एक ज़माने में आई थिंक इसे एक मार्केट टॉपिंग आउट या फिर उस स्टॉक फ्यूचर के टॉपिंग आउट का एक बहुत बड़ा संकेत माना जाता था। आपने लिस्ट को देखा, अभी आई मीन स्टार्ट होती है इंडस टावर से, आपकी रीडिंग क्या कह रही है और आप इस विषय को, और आई थिंक आपकी जो स्टॉक फाइंडिंग है या फिर स्टॉक सिलेक्शन की प्रक्रिया है, उनमें आप इन स्टॉक्स पे क्या अप्रोच रखते हैं? नहीं, लिक्विडिटी काफी स्ट्रांग है वीरू जी, एंड आई थिंक दैट इज वेरी वेरी एविडेंट इन द मार्केट। इनफैक्ट अगले आप पिछले 2 साल देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट एटलीस्ट एट द इंडेक्स लेवल हैज नॉट क्रैक्ड 5% ऑन अ होलिस्टिक मैनर। तो कहीं ना कहीं आई थिंक स्ट्रांग लिक्विडिटी इज अ ह्यूज साइन
और इम्पैक्ट यही आ रहा है कि इवन इफ प्रमोटर्स आर ऑफलोडिंग, आई थिंक डोमेस्टिक लिक्विडिटी, रिटेल लिक्विडिटी, एचएनआई लिक्विडिटी इज प्रोबेबली प्रोवाइडिंग सपोर्ट. अभी अर्निंग्स का जो सहारा होता है, आई थिंक इज समथिंग व्हिच हैज क्रिएटेड अ ह्यूज इम्पैक्ट फॉर मोस्ट स्टॉक्स, क्योंकि कोविड पीरियड के बाद द नेक्स्ट 2 years वर ह्यूज अर्निंग्स ग्रोथ. लग रहा था कि FY24 में शायद अर्निंग्स थम जाए, बट FY24 में भी आई थिंक जो एक अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी है वो मेंटेन रही है काफी स्टॉक्स के लिए, इवन वेयर द प्रोमोटर्स हैव ऑफलोडेड स्टेक. अगर 25-26 का एक नॉर्मल अनुमान लगाएं या कंसेंसस लें, तो कहीं ना कहीं आई थिंक 12 से 14% की ग्रोथ अभी भी लग रही है. आई थिंक अर्निंग्स डिलीवर कर पाएंगी काफी कंपनियां, एंड दिस इटसेल्फ प्रोवाइड्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इन टर्म्स ऑफ जो भी प्रीमियम वैल्यूएशन जो शायद कंपनीज कमांड करती है. तो बिल्कुल आई थिंक जो सिलेक्टिव स्टॉक्स जैसे सुमित ने कहा, इंडस स्टार्स एज एन एग्जांपल, राइट, दे आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन देयर ओवरऑल पोर्टफोलियो. जो एग्जिस्टिंग डेट बढ़ी है बैलेंस शीट के ऊपर, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दैट डेट इज गोइंग टू कम ऑफ, क्योंकि जैसे टेनेंसी रेट्स बढ़ेंगे गोइंग फॉरवर्ड, मुझे लगता है बोथ टेनेंसी रेशियोज एंड टेनेंसी रेट इंप्रूवमेंट एक बहुत बड़ा लीवर बन सकता है फॉर डेट डीलेवरेजिंग एंड अर्निंग्स आउटलुक. तो आई थिंक सिलेक्टिवली आई थिंक जो स्टॉक सुमित ने बताया ठीक ठाक लग रहा है. इंडस टावर्स इज वन स्टोरी दैट कैन डू वेल इन द. ओके, तो इंडस टावर्स एक शायद ज़्यादा बेहतर स्टोरी होगी इस पूरे मामले में, जिस पर आपकी नज़रें होनी चाहिए. अच्छा, इस बीच लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में थोड़ा सा एक्शन जोर पकड़ने लगा है इस घंटे. सोनी HDFC लाइफ देखिएगा 1.5% का इजाफा 588 के लेवल स्क्रीन पर हैं. इसके पीछे SBI लाइफ में बहुत मामूली सी बढ़त आ रही है, लेकिन पूरा फोकस इस समय मेरे ख्याल में HDFC लाइफ पर ही है. हर्षदा जी, यहाँ पे HDFC लाइफ दरअसल थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है. रेजिस्टेंस है यहाँ पे 600-605 के रेंज में. सो जब तक वो रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता है वो ये कंसोलिडेशन मोड में रहेगा. डाउन साइड में भी सपोर्ट है 570 का. सो ईदर साइड ऑफ द ब्रेक पे ही एक फर्दर ट्रेंड पता चल सकता है. बट 605 को जब क्रॉस करेगा उसके ऊपर आपको बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड्स 640 लेवल्स नजर आ सकते हैं. सो इंटरेस्टिंग है, इसको वेट एंड वॉच यहाँ पे कर सकते हैं. रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर फ्रेश लॉन्ग्स कर सकते हैं. ओके, मीनवाइल पिछले 15 से 20 मिनट में जो मूव आया है वो क्लियर कट एक ऑप्शन राइटर्स का मूव है. फाइनेंशियल निफ्टी में मैं देख रहा था 23,500 की कॉल और 23,500 की पुट, दोनों में एक प्रीमियम मीटिंग इस समय चल रही है. और क्योंकि सुबह बहुत शार्प मूव्स आए सारे के सारे कॉल्स में और पुट सारे के सारे कोलैप्स हुए, तो दोनों ऑप्शंस में काफ़ी इस समय मूव्स शायद अभी भी काफ़ी प्रीमियम है यहाँ पर ईट करने के लिए. करीब 20 रुपये 23,500 की कॉल पर और ऑलमोस्ट 20 रुपये 23,500 की पुट पर भी. तो हो सकता है कि और 3 बजे तक शायद थोड़ा सा आपको और कंसोलिडेशन देखने को मिले. उसके बाद अगर एक 3 PM मूव पॉसिबल हो तो कैनफिन होम्स लेकर आइए एक बार. वीरू ने LIC हाउसिंग की बात की थी, लेकिन कैनफिन होम्स, हाँ ये वो प्लेट थी एकदम सही थी वो. कैनफिन होम्स देखिए अब एक बार ज़रा. वीरू, LIC हाउसिंग आपने स्पॉट किया था, आई थिंक मार्केट ने सुन लिया उसको, एक ट्रिगर लिया वहाँ से, और अब कैनफिन होम्स देखिए एक बार जरा इंट्राडे चार्ट. क्या रॉकेट हुआ ये स्टॉक एकदम से, मतलब पिछले 10 मिनट में. बिल्कुल बिल्कुल अनुज, आपकी बोलती मेरी नज़रें गई. और कैनफिन होम्स आई थिंक मैं जिस प्रकार की एक्टिविटीज़ की 900 की कॉल में देख रहा हूँ ना मनोज, 900 का मार्क, इसका एक इंट्राडे 18 जुलाई 2023 का हाई है. मेरे ख्याल से वो कटा तो शायद जिस प्रकार डायरेक्टर साहब रखेंगे जून की कॉल रखी. हम ऑप्शन ट्रेड की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बस देखिए बात करते 900 गजब स्पॉटिंग थे अनुज. 901 एक व्यू लेते हैं यहाँ पर. प्रशांत जी, अगर ये 900 का जोन काट गया तो क्या लग रहा है, मैं कहाँ तक का मूव देगा? जी वीरू जी, इनफैक्ट अगर ये 900 के ऊपर 2-3 पॉइंट भी चल के क्लोज कर दे आज, मुझे लग रहा है ये कल कम से कम 915 920 यानी यहाँ से 2% की मूव तो मिनिमम आनी चाहिए. बट ओवरऑल पोजिशनली अगर इसको देखा जाए तो ये स्टॉक कंफर्टेबली 925 930 इन लेवल तक जा सकता है. चलिए 4 का चौका की शुरुआत करते हैं और आज सस्ता ऑप्शन सोनी पटनायक से लेंगे हम. FNO सुपरस्टार के लिए मानस जायसवाल, चार्ट का चमत्कार के लिए प्रशांत सावंत और मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश जोशी. तो सोनी जी आपसे शुरुआत करते हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड. अनुज जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन रहेगा टेक महिंद्रा 1500 कॉल ऑप्शन जुलाई सीरीज. बाय करना है करंट लेवल 25 पे. स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 16 रुपए का. टारगेट रहेगा 40, दूसरा टारगेट रहेगा 50. यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आया है 1400 के ऊपर
और 1440 का एक छोटा रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर काफी अग्रेसिव एक रैली टुवर्ड्स 1500 1520 लेवल्स नजर आ सकते हैं टेक महिंद्रा। ओके, तो टेक महिंद्रा में एक अपॉर्चुनिटी 1500 का कॉल लेने की सलाह, जुलाई सीरीज में आपने वो ट्रेड ऑफ कोर्स लेना है। मानस बताइए, पेफनो सुपरस्टार। देखिए, पेफनो सुपरस्टार के लिए कैनफिन होम्स भी मेरी नजर में था, लेकिन वो ऑलरेडी डिस्कस हो गया है, तो उसकी जगह मुथूट फाइनेंस पे भी आप ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो जो करेक्शन था 1800 रुपए से लेकर 1700 रुपए तक, वो कंप्लीट हुआ है। 20 और 10 डे मूविंग एवरेज को मुथूट फाइनेंस ने रीगेन कर लिया है। आई थिंक इसके फ्यूचर में आप खरीदारी कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 1749 के स्टॉप लॉस से 1825 तक के टारगेट मुथूट फाइनेंस के फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। अगर चाहें तो 1800 वाला कॉल ऑप्शन जुलाई मंथ का, वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 59 रुपीज के प्राइस चल रहे हैं, 44 के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करिए और करीब करीब 90 रुपए के टारगेट सेट करिए। यहाँ पे मुथूट फाइनेंस पे आपका एक ट्रेड बाय का डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। और अब चलते हैं प्रशांत जी के पास। प्रशांत जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरू जी, मुझे जेके सीमेंट में एक जो सपोर्ट से करीबन ऑलमोस्ट नियर टू 20 दिनों के एवरेज से एक जो बाइंग आई है वो काफी स्ट्रांग लग रही है और करीबन 4310 320 के बीच में ये स्पॉट ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 4270 4270 का, और यहाँ से टारगेट होगा 4425 4425। ओके, और अब चलते हैं मयूरेश के पास मिड कैप फंडा के लिए। मयूरेश, क्या पिक किया आपने? तो अनुज जी, आई थिंक एक रियल एस्टेट प्रॉक्सी मान चल सकते हैं आप बम्बई के केस में। नेस्को इज समथिंग दैट वी लाइक। तो जो बम्बई में रहते हैं, गोरेगांव का आके जो पूरी एक एग्जीबिशन सेंटर है, जो जानी जाती है एग्जीबिशन होल्ड करने के लिए, आई थिंक द स्टॉक इज डूइंग वेल ऑन ऑल काउंट्स। उनका जो एक एग्जीबिशन बिजनेस है, पिछले वर्ष उन्होंने रेवेन्यू 210 करोड़ का जनरेट किया कंपेयर टू 150 करोड़ प्रीवियस ईयर, 35% की ग्रोथ थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, वही बिजनेस प्रेमाइसेस में इनका एक आईटी पार्क है जिन्होंने 320 करोड़ का बिजनेस किया है। तो ओवरऑल बिजनेस है स्टूड एट अराउंड 800 ऑड करोड़, जहां पे 25 से 28% की वृद्धि हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो फूड्स डिवीजन इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन एक्सट्रीमली स्टेबल। एग्जीबिशन बिजनेस अल्बाइट बिकॉज ऑफ मुंबई मॉनसून्स, उसके बाद आई थिंक एक बहुत अच्छी ट्रैक्शन आ सकती है। द मैनेजमेंट इज साउंडिंग वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ, आईटी पार्क को लेके, एग्जीबिशन बिजनेस को लेके। एंड द बेस्ट पार्ट इज उनके बैलेंस शीट पे जो कैश और लिक्विड एसेट्स है is around 1500 to 1800 crores compared to the 6000 crore market cap. तो अच्छी खासी कैश है बुक्स के ऊपर, which can be utilized both for organic purposes as well as increased dividend payouts in the near future. तो हमें लगता है आई थिंक नेस्को एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। एक 18 से 20% की हम अपसाइड देख रहे हैं विद स्टॉक प्लेस्ड एट 895। एक बहुत क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, क्लाइंट्स को रिसर्च नोट द्वारा बताया गया, क्लाइंट्स के पास इसके होल्डिंग हो सकती है। को पर नजरें यहाँ पर आ रही हैं मयूरेश की। चलिए, सारे ट्रेड्स मैं आपके लिए रैप कर रही हूँ। सोनी के साथ शुरुआत की थी, एक अच्छा खासा मोमेंटम ट्रेड इन्होंने टेक महिंद्रा में पकड़ा। 1500 का कॉल है, 25 के आसपास खरीदेंगे, 40 का टारगेट रहेगा। अगला ट्रेड फिर माइनस का आया मुथूट फाइनेंस में 1825 और 1749 का आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। 2% ऊपर बाय द वे ट्रेड कर रहा है। जेके सीमेंट भी पसंद है प्रशांत सावंत को। 4425 के लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इन्होंने पकड़ी है और नेस्को पर नजरें गई हैं मयूरेश की। एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहाँ पर एक अच्छा तगड़ा मोमेंटम बनता दिखाई दिया है। आज फिर से होटल कंपनियों में जोश देखने को मिला है। एक ऑफ कोर्स लेमन ट्री है, इंटरग्लोब एविएशन जैसे ट्रेड्स, आपका इंडियन होटल जैसे ट्रेड्स अच्छे खासे डिस्कवर्ड हैं। इनमें कुछ फॉलो अप की गुंजाइश बन रही है क्या जतिन? आज देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर इंटरग्लोब एविएशन कुछ करेक्शन फेज से गुजर रहा है, क्या उतरेंगे इन ट्रेड्स में आप आगे? एविएशन की मैं बात करूं तो हमें लगता है थोड़ा एक कंसोलिडेशन फेज में मेरे को लगता है इंडिगो के कंसोलिडेशन फेज में रहेगा। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि थोड़ा डाउनसाइड है ये स्टॉक में अराउंड 4100 4000 के लेवल्स पे, जहाँ पे सपोर्ट इन दी फॉर्म ऑफ दी 40 डे एवरेज वहाँ पे प्लेस्ड है। और जो करंट स्ट्रक्चर जो है वो हमें साइडवेज टू थोड़ा बेरिश लग रहा है, क्योंकि जो लास्ट 3 दिनों का अपमूव था वो बहुत ही ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर है। तो एक फ्रेश लेग ऑफ दी अपमूव फिलहाल तो स्टार्ट हुआ ऐसा नहीं लग रहा है।
थोड़ा एक 100-150 रुपए की करेक्शन हमें स्टॉक में देखने मिल सकता है। शायद ये थोड़ा सा और करेक्शन जोन से गुजरेगा। अच्छा, अपोलो टायर्स, ना रिमेंबर अपोलो टायर्स, क्योंकि कल दोपहर में जाते जाते एक आवाज़ इसकी बात कर रहे थे। स्टॉक 3-3.5% ऊपर है, तो डिसेंट रोल ओवर, ज़्यादा कुछ उल्लेखनीय नहीं है। लेकिन क्या यहाँ पे आगे, कंसिडरिंग हम पहले ऑटो एंसिलरीज की वैसे भी बात कर रहे थे, मोमेंटम और जोर दिखा सकता है या नहीं? अमित बताइए, क्या ये ट्रेड्स आए हैं आपके रेडार पर, ऑटो एंसिलरी वाले, चाहे वो अपोलो हॉस्पिटल हो, चाहे वो आपका संवर्धन मदरसन जैसे काउंटर्स हों? यस मैम, बिटवीन द टू अगर देखा जाए तो अपोलो टायर का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। संवर्धन मदरसन भी कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है। लेकिन अगर हम अपोलो टायर की बात करें तो एक वो नीचे के बेस से एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट से जस्ट बेस से बाहर आ रहा है। 520 का एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, लेकिन जिस हिसाब से मोमेंटम है मुझे लगता है ये क्रॉस हो जाएगा। इसके नेक्स्ट पड़ाव लगभग 540 के आसपास है। स्टॉप लॉस पोजिशनली रखेंगे 512 रुपीज का यहाँ पे, तो अपोलो टायर्स इज अ बेटर स्ट्रक्चर। And ma'am, I would like to wish Virendra ji a very happy birthday, many happy returns of the day. फिर एक और विश आ गई आपको। थैंक यू अमित जी, थैंक यू थैंक यू अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, चलिए आज तो वीरू का पिटारा भर गया पूरा विशेष का, और शाम को वीरू जो भी सेलिब्रेशंस हों ज़रा थोड़ा कुछ पिक्चर्स भेजिएगा आपके। इतने मैं देख रहा था ट्विटर पर इतने विशेष आ रहे थे, और सभी हमारे गेस्ट ने आपको इतना विश किया। और एक वीरू के साथ एक चीज़ है, वैसे वीरू जैसे कहते हैं, एक हम जब स्कूल में थे तो एक पढ़ते थे तो एक होता था एक अजात शत्रु, मतलब जिसको सब पसंद करते हैं, जिसको कोई मतलब कोई ऐसा नहीं है जो मतलब उसको पसंद ना करता हो, तो वीरू उस कैटेगरी में आते हैं। तो इसके लिए सब, खैर वैसे आज बर्थडे तो आज तो आपका दिन बनता है वीरू, लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ। थैंक यू। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, अब वो कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। एक स्टॉक जो रेडार पर आ रहा है अब वो है इंडस टावर। एक वजह ना इंडस टावर लेकर आइए, ब्लॉक डील हुई यहाँ पर, ब्लॉक डील के बाद वो अच्छे से एब्जॉर्ब हुई, और अब यहाँ पर 344। आज सुबह मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था बैंक ऑफ अमेरिका की, उन्होंने नहीं सॉरी एम्बिट की रिपोर्ट आई थी वो, जिसमें उन्होंने इनिशिएट किया था वोडाफोन आइडिया पर और इंडस टावर पर। क्या इंडस टावर तैयार है वापस अपने उस ब्लॉक डील से पहले वाले हाई को टेस्ट करने के लिए? मानस एक बार चार्ट देखिए इंडस टावर का। तो देखिए, इम्पॉर्टेंट ये कि अब ये स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगा है। पिछले 2 दिनों से अगर आप देखें तो लगातार ये कोशिश हो रही है कि स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगे, और कहीं ना कहीं सफल भी हुआ है। मेरे ख्याल से एक ट्रेड लॉन्ग साइड पे लीजिए, जहां आप अपनी स्टॉप लॉस 334 की लगाइए, और टारगेट सेट करिए 360 से लेकर 370 की रेंज में। ओके, इंडस टावर्स। लेकिन मयूरेश जी, अभी कुछ देर पहले अनुज ने जिक्र किया था, आप कैनफिन होम्स का, LIC हाउसिंग फाइनेंस का जतिन जी ने जिक्र किया, ये स्टॉक अपने अब करियर के हाइस पे हैं, और आई थिंक बीते जो 6 महीने हैं वो शार्पेस्ट मूव है, वर्टिकल राइज है। आप मानते क्या हैं कि वो जो मिड 22 में या फिर 22 के कमेंसमेंट के बाद जो रियल स्टेट पे मूव आया था, उसके बाद ऑलमोस्ट 2023 तक वर्टिकल राइज था रियल स्टेट स्टॉक्स में, लेकिन NBFCs HFCs नहीं चली थी। क्या वो डिफरेंशियल पूरा हो रहा है? क्या आपका व्यू क्या कहता है? और कहीं स्कोप है अगर HFCs में एक्सपोजर लेने का, तो वो कौन सा है? आई थिंक ये दोनों स्टॉक्स जिसका रिटेल प्रेजेंस है वीरू जी, LIC हाउसिंग और PNB हाउसिंग का, ये दोनों स्टॉक आई थिंक बेहतर करने चाहिए। एंड NBFCs इज वन स्पेस, जो रेट कट सिलसिला एक बार स्टार्ट होगा तो दे विल रिवर्ट बैक टू मीन वेरी शार्पली, क्योंकि इनका जो एक बोरोइंग मैकेनिज्म होता है, ऑब्वियसली आई थिंक बैंक से करते हैं, कमर्शियल बैंक्स इज वन बिग सोर्स, कमर्शियल पेपर का एक्सपोजर अच्छा खासा कम कर चुके हैं ये लोग, बट बिकॉज दे डिपेंड हेविली ऑन बैंक बोरोइंग्स, कहीं ना कहीं आई थिंक रेट डिफरेंशियल में जब एक कटौती आती है या रेट कट्स जब आते हैं, तब एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आती है इनके निम्स और स्प्रेड्स में। ऑन टॉप ऑफ दैट आई थिंक बिकॉज ऑफ द रिटेल एक्सपोजर बोथ LIC एंड PNB हाउसिंग, आई थिंक अगर आप देखिए जो एसेट क्वालिटी प्रेशर्स है स्पेसिफिकली रिटेल बुक में, ये काफी वेल सिक्योर्ड है, और आगे की कमेंट्री जो मैनेजमेंट कह रही है, आई थिंक दे आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी डिसेंट ग्रोथ व्हेन इट कम्स टू दिस पार्ट्स ऑफ द बिजनेस। ऑब्वियसली आई थिंक जो रियल एस्टेट साइकिल है अभी भी 2 या 3 वर्ष बाकी है,
And as the rate cut scenario starts coming down, जो fence sitters होते हैं, I think they will also start coming in. मैं खुद देख रहा हूँ, I think when I'm touring and all that stuff, I think there is humongous amount of development that is probably happening across towns and cities. तो कहीं ना कहीं I think housing finance companies should come back in flavor. LIC housing, PNB housing, specifically looking at balance sheet dynamics, ठीक ठाक करनी चाहिए going forward as well. ओके, LIC हाउसिंग फाइनेंस। और इस बीच मतलब HFC से बात हो गई। स्क्रीन पे सिर्फ 2 ही स्टॉक्स परसिस्ट कर रहे हैं इस वक्त, HFCs में LIC हाउसिंग फाइनेंस। मेरे ख्याल से जब मैंने ये मेरे ख्याल से जतिन जी को कहा था कि जतिन जी आपकी कॉल बहुत अच्छी रही, वो अच्छा कर रही है, उस वक्त प्राइस था 748, 760, 790 हो गया जनाब। अच्छा सोनी जी एक बात बताइएगा, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में जो स्टॉक पिक किया था फर्स्ट वो था टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा की प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ निफ्टी IT जो कि अब एक टिपिकल फ्लैग पे फ्लोट कर रहा है। सबसे एडवांटेज है मेरे को शायद उस टाइम टेक महिंद्रा लग रहा था, और बात करते करते वहाँ से 7-8 रुपये ऊपर है, अब इनफैक्ट 8 रुपये ऊपर। आपको मैम इसकी प्लेसमेंट लग कैसी रही है? अगर वाकई IT कन्वर्ट हो गया इस ब्रेकआउट में तो इसके प्रोजेक्शंस क्या होंगे, क्योंकि अब 10 दिन बाद आपका अर्निंग सीजन भी स्टार्ट हो जाएगा। वीरेंद्र जी, यहाँ पे टेक महिंद्रा का एक जो पैरामीटर आज मेरे लिए क्लिक किया है वो है ऑप्शन चेन में 1400 के ऊपर एक ब्रेकआउट आया है और काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं, प्रीवियस डे वॉल्यूम्स को क्रॉस कर चुके हैं, रोलओवर्स भी डिसेंट है, IT मोमेंटम में है, और चार्ट्स पे जहां तक मेरे हिसाब से एक ब्रेकआउट आएगा 1440 के ऊपर, उसके ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली 1500-1550 के रेंज को टेस्ट कर सकता है जुलाई सीरीज में। सो काफी अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है, 1400 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनते जा रहा है। सो एज अ स्टॉक पे यहाँ पे 1390 स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए जुलाई सीरीज के लिए। 1500-1550 टारगेट जुलाई सीरीज में यहाँ पे मुझे टारगेट्स नजर आ रहे हैं। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ गुरमीत चड्ढा जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को लेकर। कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा जुड़ गए हैं। गुरमीत जी गुड आफ्टरनून। शुरुआत करते हैं एक ऐसे स्टॉक से जिस पर आपने और मैंने काफ़ी मीम्स देखे हैं और अब शायद उसका बदला लिया जा रहा है। HDFC बैंक ऑलमोस्ट बैक टू 52 वीक हाई। क्या ये एक फ्रेश मूव की शुरुआत है यहाँ पर और क्या लीड कर रहा है इसको? मैं उम्मीद करूंगा अनुज, क्योंकि मेरी तो अपनी पर्सनल होल्डिंग 13-14 साल की है, इस बैंक में काम भी किया है, और कुछ बार हम मजाक करते थे कि मेम्स बनाएंगे तो शायद स्टॉक चल पड़ेगा। ITC में भी हुआ। बट आई थिंक कमिंग टू बिजनेस परफॉर्मेंस, मुझे लग रहा है जो मार्केट का कंसर्न था CD रेशियो को लेके, कैसे वो 5-6 लाख करोड़ के बल्क डिपॉजिट्स को रिप्लेस करेगा HDFC लिमिटेड के, वो हर क्वार्टर कम होता जा रहा है। HDFC का अगर आप कासा का इंक्रीमेंटल शेयर देखें, डिपॉजिट्स का इंक्रीमेंटल शेयर देखें तो 24% है। मतलब मार्केट में मार्केट शेयर गेन कर रहा है, और डिपॉजिट्स में उतना नहीं कर रहा था इनिशियली, जब जितना बाजार शायद चाहता था, बाजार चाह रहा था कि शायद 1-2 क्वार्टर में हो जाए। दूसरा, ट्रेजरी गेन का फर्क आएगा जुलाई की अर्निंग्स में। जो क्रेडिट जो कंप्रेशन हो रहा था निम का, मुझे लगता है उस पर लगाम लगेगी। और जो रैम पोर्टफोलियो जिसे हम बोलते हैं, रिटेल, SME और थोड़ा बहुत जो रूरल एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो है, वहाँ पे ग्रोथ अच्छी है। जितनी भी मेरी बात हुई है उनके वर्टिकल हेड्स पे, क्रेडिट कार्ड बिजनेस में वापस से बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कोर ऑपरेटिंग मैट्रिक्स थोड़ा सा इंप्रूव होगा। थोड़ा मुझे लगता है अनुज रोटेशन भी है, क्योंकि 14-15 के मल्टीपल पे था, जब 1400-1500 रुपए के भाव पे था, कभी 2.1, 2.2 बुक वैल्यू पे था। तो मुझे लगता है थोड़ा सा रोटेशन भी हो रहा है, जो एक हमने देखा है कि डिफेंस, कैपिटल गुड्स, जो बहुत सारे स्टॉक्स चले PSUs के, थोड़ा सा मुझे लगता है प्राइवेट बैंक्स में रोटेशन भी देखने को मिल रहा है। तो आपने देखा होगा कि ICICI भी 6 महीने से 1100 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था, वहां भी मुझे लगता है थोड़ा ऑलमोस्ट 100 रुपीज आप देखें वो भी ऊपर है। तो दोनों अच्छे बैंक है। मुझे लगता है अभी भी शायद ICICI ऑपरेटिंग मैट्रिक्स में जो कोर POP हम बोलते हैं, उसमें अभी भी लीड करेगा HDFC से। पर दोनों बैंक पे मेरी निगाह रहेगी। जुलाई अर्निंग्स मेरे हिसाब से और स्ट्रांग होने वाली। जुलाई अर्निंग्स और स्ट्रांग होने वाली हैं।
दोनों बैंकों पर नज़र रहेगी। ये इस समय एक व्यू। एक और स्टॉक जिस पर मुझे आपसे व्यू लेना था आप गुरमीत, पूरा सेक्टर इनफैक्ट मूव कर रहा है, हाउसिंग फाइनेंस, कैंपियन होम्स, LIC हाउसिंग। कुछ क्या मार्केट कुछ सेंस कर रहा है बजट से पहले कुछ बड़ा मूव यहाँ पर, और यहाँ पर क्या व्यू होगा आपका? बिल्कुल, बजट पोजिशनिंग की हमने चर्चा भी की थी अनुज लगभग 2-3 सप्ताह पहले कि और घरों की अनाउंसमेंट होगी, थोड़ा सा शायद सेमी अर्बन फोकस भी आए रूरल के साथ। इनफैक्ट एक और ये उसमें है कि शायद जो आवास योजना है उसकी लिमिट भी बढ़ाई जाए। जो भी 20 लाख है और 15 लाख जो हाउस होल्ड इनकम है, वो लिमिट शायद थोड़ी सी बढ़ाई जा सकती है, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास को अकोमोडेट करने के लिए। और थोड़ा सा मुझे लगता है बजाज हाउसिंग का जो IPO आया, उससे भी मुझे लगता है थोड़ा सा री रेटिंग हुआ उन नामों में जहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट था, जैसे PNB हाउसिंग है, 1.3 बुक पे था, इस थोड़ा बहुत जो चला है उसके पहले 65,000 करोड़ की लोन बुक है, और काफी अच्छे ऑपरेटिंग मैट्रिक्स है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा बजाज हाउसिंग की वजह से भी थोड़ा सा जो PSU हाउसिंग फाइनेंस नाम थे, वहां पे थोड़ा सा री रेटिंग आया। PNB ने इनफैक्ट 100 से ऊपर ब्रांचेस खोली है पिछले 1-1.5 साल में। कॉर्पोरेट जो उनका लोन बुक और जो बिल्डर लोन हम बोलते हैं वो लेस देन 2% है। मेरे ख्याल 3-4 हजार करोड़ रह गया है 65-66 हजार करोड़ में। और अच्छा मुझे लगता है वहां पे जो एक ओपेक्स होना था वो काफी हो गया, तो अच्छा शायद जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिल सकता है। तो उस पर हमारी नजर है। हमारे पोर्टफोलियो में आवास भी है, और होम फर्स्ट हम काफी समय से होल्ड कर रहे हैं, वो हम थोड़ा हाई होल्डिंग निश होल्डिंग मानते हैं। तो ये 3 स्टॉक्स हमारे इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में। गुरमीत, टेक्नोलॉजी कंपनियों में स्पेशली एक्सेंचर ने जो अपना थोड़ा सा और ट्रिम किया था गाइडेंस, उसके बाद यही ओपिनियन आया था यू नो इट्स नॉट नेगेटिव, थोड़ी सी और सफाई के साथ ये कह रहे हैं क्योंकि लोअर एंड बढ़ाया, ऊपर एंड का थोड़ा सा ट्रिम किया। लेकिन टेक्नोलॉजी कंपनियों से कंसिडरिंग अगले 2 हफ्तों में फिर नंबर्स आना शुरू होंगे, क्या उसके पहले किसी तरह की प्री पोजिशनिंग करना ठीक होगा? क्योंकि पिछले हफ्ते भी यहाँ पर एक इंटरेस्ट आया था तेजी का, आज फिर कुछ पॉकेट्स में बढ़त देखने को मिल रही है। नहीं, मुझे लगता है शायद आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। प्योर IT सर्विसेज में इतना कोई ज्यादा बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला। हमने लार्ज कैप में थोड़ा HCL ऐड किया था जब 1100-1200 आया था। HCL का एक एडवांटेज क्या है कि उनका एक सॉफ्टवेयर बिजनेस है जो $1 बिलियन रेवेन्यू करता है और 40% एबिट का है। जो IT सर्विसेज बिजनेस अगर आप देखेंगे वो 24-25% ग्रॉस मार्जिन का है, ये 40% का है और 25% का नेट मार्जिन है। ERD है, IT सर्विसेज है, प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर बिजनेस है, तो थोड़ा ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, थोड़ा सा नॉन लीनियर है, जो कि बाकी IT सर्विसेज में देखने को मिलता है। हमने KPIT काफी ऐड किया 1300 के आसपास के लेवल पे, क्योंकि वो एक ऑटो रिलेटेड प्ले है, EV अडॉप्शन प्ले है, केस जैसे हम बोलते हैं, कनेक्टेड ऑटोनोमस शेयर्ड इलेक्ट्रिक, जो ओवरऑल एक माइग्रेशन हो रहा है ऑटो सेक्टर में, वो थोड़ा सा हमने ऐड किया। और थोड़ा सा हम प्लेटफॉर्म बिजनेस पे गए। मैं उसको प्योर IT नहीं बोलूंगा, जैसे हमने जोमेटो पे चर्चा की थी अर्चना जी कुछ 2-3 हफ्ते पहले, क्योंकि आप देखिए उनका मार्केट शेयर बढ़ा है फूड डिलीवरी में, क्विक कॉमर्स में भी अच्छा कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है ब्लिंकिट का 3.5% प्लस होता जा रहा है। और कुछ एक ब्रोकरेज रिपोर्ट से खाली ब्लिंकिट का वैल्यूएशन 115-120 रुपए बताया है, अगर आप SOTP मेथड देखें। तो मुझे लगता है कि और अच्छा करेगा, और एबिलिटी है पिवट करने की। पीछे चर्चा थी कि मूवी और टिकटिंग बिजनेस भी शायद ले पेटीएम का, तो मुझे लगता है उनके पास पूरा यूनिटी जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, और काफी काफी पिवटिंग हो सकती है यहाँ से भी। और थोड़ा हमने पॉलिसी बाजार ऐड किया, क्योंकि वो मार्केट प्लेस बिजनेस है, एसेट लाइट बिजनेस है। तो जो भी मार्केट प्लेस बिजनेस होते हैं, कैपिटल मार्केट प्ले होते हैं और फाइनेंशियलाइजेशन प्ले होते हैं, उसमें एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद अर्निंग्स ज्योमेट्री बढ़ती है, लीनियर नहीं बढ़ती है। तो हमने थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बिजनेस और प्रोडक्ट बिजनेस IT में ऐड किया है, और मुझे लगता है शायद और अच्छे आइडियाज उभर के आएंगे इस स्पेस में। हम और रिसर्च कर रहे हैं, चाहे वो AI हो, चाहे वो और डेटा एनालिटिक्स हो, तो उसमें हमारी निगाह है। ओके गुरमीत, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। गुरमीत, अभी हालांकि HFCs पे, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पे आपने अपना टेक दे दिया, एक धड़ा और NBFCs में ही, वो है गोल्ड फाइनेंस कंपनीज। इस बार मन्नापुरम, मुथूट दोनों की परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही, एंड थैंक्स टू आई थिंक गोल्ड प्राइसेस। आपका टेक थोड़ा सा स्लिप आपका इस तरफ भी है क्या? वीरेंद्र जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। आप बता दीजिएगा शाम को कहाँ आना है, मैं आ जाऊंगा आपसे पार्टी लेने। और गोल्ड फाइनेंसिंग, गोल्ड फाइनेंस बिजनेस का भी क्या है कि मेरा ये मानना है कि इसमें ना थोड़ा सा रेगुलेटर की निगाह है। एक सर्टेन लेवल पे कैश डिसबर्समेंट को लेके RBI चिंतित है।
एक वैल्यूएशन को, कैसे आप गोल्ड को वैल्यू करते हैं। हालांकि मुथूट और मनापुरम में वो प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं एक कैटेगरी की बात कर रहा हूँ गोल्ड फाइनेंस की, वहां पे थोड़ा सा आरबीआई का कंसर्न है ड्यू डिलिजेंस पे और कैश डिसबर्सल पे। तो मैं थोड़ा सा, मुझे बिजनेस जो मेरे को ठीक थोड़ा, क्योंकि मैं फाइनेंस का आदमी हूं, जो बिजनेस मुझे थोड़ा कम समझ में आता है, जहाँ थोड़ी ज्यादा रिस्क लगती है, मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ। इसलिए मैं माइक्रो फाइनेंस में भी बहुत सिलेक्टिव रहता हूँ। हालांकि बहुत अच्छे बिजनेसेस हैं वहाँ पे, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। मेरा मानना है नॉर्मल एनबीएफसी बहुत अच्छा करेंगी। जैसे मुझे लगता है बजाज फाइनेंस, जैसे एचडीएफसी ड्यू आज अब चला है पेशेंस टेस्ट करने के बाद, मुझे लगता है बजाज फाइनेंस भी ड्यू है। 25-30% का एएम ग्रोथ है, अभी भी 10% से ऊपर के निम्स हैं, और जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे आएगा और बजाज हाउसिंग का आईपीओ आएगा, मुझे लगता है ये कंसर्न जो है बाजार का, निम्स का और ग्रोथ का, वो कुछ हद तक जो है मुझे अलग होगा। तो थोड़ा शायद आपको समय लगता है। आपने देखिए श्रीराम में अच्छा मूवमेंट आया है, एलएनडी फाइनेंस है, अच्छी क्वालिटी एनबीएफसी जो है मुझे लगता है अभी भी बहुत रीजनेबली वैल्यूड है। और आपको उनको थोड़ा सा अर्निंग मल्टीपल भी देखना चाहिए, खाली प्राइस बुक मल्टीपल नहीं देखना चाहिए। ओके, बिल्कुल। अच्छा, गुरमीत, कोई नया स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया हो मिड कैप या स्मॉल कैप यूनिवर्स में, जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको इस समय एक फ्रेश एंट्री मिल रही हो? देखिए हमने की है, मैंने आपसे चर्चा की थी कि मुझे रिसाइकलिंग और जो क्लीन एक जो थीम है वो मुझे पसंद आ रही है, क्योंकि हमारे मेट्रोज में फिल्दीनेस बढ़ रही है, चाहे वो प्लास्टिक्स है, चाहे वो पानी को लेके है। हमने गणेशा इकोस्फेयर ऐड किया था, काफी लो लेवल पे, काफी अच्छा मूवमेंट आ गया शॉर्ट रन में। बट बस एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं स्टॉक्स को बहुत लंबे समय के लिए लेता हूँ, चाहे वो मोनो मिंडा रहा हो, सोलार रहा हो, पॉलीकैब हो। मैं शायद 5-6 साल पहले भी ले रहा था, अभी भी लेता हूँ जब डिप्स मिलते हैं। तो हम थोड़ा लंबी होल्डिंग के लिए लेते हैं शॉर्ट टर्म में। हालांकि गणेशा 30-40% चल गया है हमारे लेने के बाद। तो और इसमें जैसे मैंने बोला, रिसाइकिल प्लास्टिक 30% यूज करना पड़ेगा आपको, ये रेगुलेटरी गाइडलाइन है, और इसकी अभी बहुत सारे आपको टेलमेंट्स देखने को मिलेंगे इस स्पेस में। एक लेड रिसाइकलिंग पे हमारी नजर है, कंपनी है ग्रेविटा। और इसमें क्या है, अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स का ना 70% मार्केट शेयर है। और जब से वो बैटरी मैनेजमेंट और डिस्पोजल की पॉलिसी आई 2022 में, काफी डायनेमिक्स बदले हैं। तो वो एक स्पेस हम देख रहे हैं, ग्रेविटा है उस स्पेस में, जिसे हम लेड रिसाइकलिंग बोलते हैं। और एक वाटर मैनेजमेंट को लेके है। आप देखिए, हम सीवेज को सिर्फ 20% ट्रीट करते हैं, और 80% अभी भी पानी में और हर जगह मिक्स होता है, जिससे बीमारियां और कई चीजें हैं, उसके हेल्थ हैजर्ड्स भी हैं। सिमिलरली आप पानी की किल्लत देखिए, मेट्रोज में शुरू हो गई, पहले बैंगलोर था, अभी दिल्ली है। तो अगर आप देखेंगे तो उसकी कीमत काफी महंगी पड़ती है, लगभग 40-50 पैसा लीटर पड़ती है अगर आप बल्क में पानी खरीदते हैं। डीसैलाइन वाटर जो है वो 8-9 पैसे में मिलता है। तो वाटर ट्रीटमेंट को लेके जैसे वीएटेक विभाग है, आयन एक्सचेंज है, लेड रिसाइकलिंग में ग्रेविटा है, गणेशा रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स है। ये एक हम थीम पे थोड़ी नजर रख रहे हैं, हम धीरे धीरे पोजीशन ले रहे हैं, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेस्ड हैं इस स्पेस में, और थोड़ा रन अप हुआ है। और एक हम थोड़ा सा डेटा सेंटर एज अ थीम को स्टडी कर रहे हैं, कि क्या है उसकी जो पूरा वैल्यू चेन क्या है उसमें। तो एक एक सब सिस्टम जो हमें पसंद आ रहा है वो बैटरी सिस्टम्स हैं, जो पावर करते हैं, बैटरी स्टोरेज सिस्टम जो डेटा सेंटर्स को पावर करते हैं। उसमें एचबीएल पावर है, और भी कुछ नेम्स है। तो यहाँ पे हमने ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा शुरू किया, बट एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, वैल्यूएशन थोड़े हाई हैं, तो हो सकता है हम अगले 2-3 महीने में स्टैगर्ड वे में खरीदारी करें, और अगर थोड़ा करेक्शन मिलेगा तो मैं लुक फॉरवर्ड करूंगा। डेटा सेंटर की आपने बात की, तो इसमें कुछ रियल एस्टेट टाइप की कंपनियां भी इन्वॉल्व करेंगे आप? अनुज, हमने एक स्पेशल सिचुएशन रियल एस्टेट कंपनी ऐड करी थी, सनटेक रियलिटी। बीच में सिर्फ 5-6 हजार करोड़ के मार्केट कैप पे थी, जब 350-400 रुपए का था। और अगर आप उनका वो बीकेसी वाला टावर देखें, जो है अकेले उसका जो अनसोल्ड इन्वेंट्री था उसके ऊपर जा रहा था। उन्होंने कुछ गलतियां करी, जैसे उन्होंने मीरा रोड और बाकी जगह जो एकदम लो एंड हाउसिंग किया, कंप्लीशन इश्यूज हुए, थोड़ा थोड़ा और इश्यूज हुए। काफी अच्छा मूवमेंट देखने का है मुझे। और एक बड़ा एग्जिट होना था मिस्टर पपराई के फंड का, उस पर्टिकुलर होल्डिंग का, तो वो भी मुझे लगता है एक ओवरहैंग था उसके ऊपर, तो ये ऐड किया था। बट तब से वो ये थोड़ा सा रन अप कर गया है। रियल एस्टेट इन जनरल हम कंस्ट्रक्टिव है लेके, क्योंकि बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, और मुझे लगता है जो स्पेशली जो अफ्लुएंट और थोड़ा सा अपर एंड हाउसिंग है, वहां पे अभी भी ट्रैक्शन बना रहेगा। तो चाहे वो डीएलएफ हो, चाहे वो प्रेस्टीज हो, और एक दो नेम्स है वो हमारे इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में है। गुरमीत, एक यूनिवर्सल प्ले जो है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म का है, और आज अदानी ग्रुप ने भी कहा है कि जल्द ही दरअसल अदानी एयरपोर्ट का भी आईपीओ आता हुआ दिखाई देगा। ये क्या इस पूरे यूनिवर्स में फिर और नई एक्टिविटी लेकर आएगा? क्योंकि जीएमआर एयरपोर्ट ऑफ कोर्स एक विनिंग ट्रेड रहा है, और बाकी एलाइड होटल प्लेस में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिली है।
थोड़ा लकी रहे हर्षदा जी, हम हमारे पास लेमन ट्री और इंडियन होटल्स दोनों था, और दोनों में हमें हमारे मतलब कई बार जब मार्केट रिवॉर्ड करता है तो कहते हैं चपड़ फाड़ के दे देता है। तो और थोड़ा हमने इंटरग्लोब पे हमारी नजर है, क्योंकि वो जो पहले गंगवाल ग्रुप का प्रेशर था जो ऑफलोड कर रहे थे, फिर प्रमोटर ने एक ऑफलोड किया, थोड़ा 10-15% का करेक्शन है। इंडिगो का मार्केट शेयर लगभग 63% है। लोड फैक्टर ले लीजिए, एफिशिएंसी के बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं, बट इंटरनेशनल रूट्स पे भी अब अच्छा कर रहे हैं। तो ये हमारे एक रेडार में काफी सेकुलर स्टोरी। अगर आपको एक सेक्टर में एक प्लेयर मिल जाए जिसका 65% मार्केट शेयर हो, तो मुझे लगता है आप थोड़ा लंबा राइड कर सकते हैं। बस ठीक है, थोड़ा एविएशन में आपके नॉन कंट्रोलेबल्स ज्यादा होते हैं, तो थोड़ी निगाह रखनी पड़ेगी फ्यूल पे, गवर्नमेंट पॉलिसीज पे, और थोड़े सा आप ट्रैवल रिलेटेड प्लेस में और नजर कर रहे हैं। बीच में वीआईपी में बहुत अच्छा वैल्यू बाय आया था एक सर्टेन प्राइस पे, बट फिलहाल के लिए अभी हमारे पास होटल स्टॉक्स और खाली इंटरग्लोब है पोर्टफोलियो। ओके अच्छा, पहले जब हम वो न्यू इकोनॉमी काउंटर्स आप मेंशन कर रहे थे, मैं मैप में इंडिया पर आपकी राय लेना चाह रही थी। पिछले हफ्ते ऑफ कोर्स हमने देखा किस तरह की तेजी आई जब गोल्डमैन ने 2800 का टारगेट दिया। आज सुबह में मैनेजमेंट से बात हो भी रही थी, और एआई को लेकर इसी कंपनी के प्रमोटर ने एक और कंपनी इनफैक्ट शुरू की है। IoT में बिजनेस काफी इंप्रूव हो रहा है। मैपल्स का वो मेंशन कर रहे थे कि रिले एक्टिव यूजर्स की संख्या भी खासी बड़ी है। ये आप लोगों के रेडार पर है? बिल्कुल है, और जब मैं सिटी बैंक में था तो मुझे याद है कि मैं इस क्लाइंट का सर्विसिंग करता था अपने जूनियर डेज में, 2011-12 की बात है। उक्ला बेस्ड कंपनी थी, तो हमारे 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 निगाह में है। और जैसे मैंने बोला अभी, हालांकि रिलेटेड प्ले नहीं बोलूंगा, KPIT बहुत अलग प्ले है। तो हम हमारे पोर्टफोलियो में हम जैसे हम कहते हैं ना, मोर कंटेंट पर कार, उसे हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक हम करते हैं जैसे उनो मिंडा है जिसका कन्वीनियंस पोर्टफोलियो भी है, एसेसरीज भी है, प्रीमियमाइजेशन भी है और सेफ्टी भी है। सेफ्टी में जैसे एयरबैग्स वगैरह आ जाते हैं। फिर एक आपका केस है कनेक्टेड ऑटोनोमस शेयर है, उसमें KPIT है। फिर हमारे पास एक और स्टॉक है जो अभी चला नहीं है IPO के बाद बहुत ज्यादा, वो है टाटा टेक्नोलॉजी। मुझे लगता है वो पूरी डिजिटल इंजीनियरिंग कंपनी है, एंड टू एंड जिसे बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एक अकेला पार्ट है। तो अभी आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स ले सकते हैं, बट हाँ अगर कुछ अच्छा करेक्शन आता है, कुछ अच्छी बार्गेन डील मिलती है, तो डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। गुरमीत जी, अभी आपके पास आता हूँ, लेकिन मुझे पिछले 20 मिनटों से 25 मिनटों से समझ में नहीं आ रहा है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस में ऐसा क्या हुआ है कि 745 रुपए का स्टॉक, अभी बात हुई थी उसके बाद, अब 772 पे, और टॉप गेनर विद गेन ऑफ आई थिंक 5%। स्क्रीन पे करीब 28 रुपए तो भागा है इस क्लोजिंग क्या 2:45 बजे से लेकर अब तक। गजब मूव दिया इसने। ऑल टाइम हाई LIC हाउसिंग फाइनेंस। अच्छा गुरमीत जी, थोड़ा सा मैं एक बार फिर से हॉस्पिटल और हेल्थ केयर स्पेस पे आऊँगा। लास्ट वीक ही मैं जब टिप्पणी कर रहा था, सारे हॉस्पिटल स्टॉक्स लिविंग, आई थिंक अपोलो हॉस्पिटल्स ऑल टाइम हाई पे। ग्लोबल हेल्थ को देखिए, मैक्स को देखिए, फोर्टिस को देखिए। आप लोगों के PMS में कौन कौन से इंक्लूडेड स्टॉक हैं, या फिर कहीं अगर एक्सपोजर बढ़ाया है तो आप लोगों ने हायर लेवल्स पे? और एक्सपोजर बढ़ाएंगे। हमारे पास अपोलो है और नारायण हरिद्वार है, क्योंकि वो थोड़ा सा मिड सेगमेंट में है और थोड़ा वैल्यूएशन कम्फर्ट में, मैं नहीं बोलूंगा रेटेड वैल्यूएशन कम है वर्सेस अगर आप कोई भी दूसरे हॉस्पिटल नेम देखेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव हो गए, चाहे वो आप पर ऑक्यूपाइड बेड वाले मैट्रिक्स पे देखें जो रेवेन्यू करते हैं, या EV बाय एबिटा देखें, जैसे आप लिखना चाहें। और एक हमने थोड़ा निश प्लेस में लिया था, वो सीनियर सिटीजन केयर था, बहुत छोटी कंपनी थी हमारे पोर्टफोलियो में, जो मैक्स इंडिया, जो कि आपकी जैसे उनका अंतारा प्रोजेक्ट है देहरादून में, जो कि सीनियर सिटीजन लिविंग पे बेस्ड है। अभी एक और प्रोजेक्ट वो नोएडा में कर रहे हैं। जब हमने लिया था तो 600-700 करोड़ का मार्केट कैप था, अभी ऑब्वियसली बढ़ गया है, और वो डिजिटल और होम केयर में भी उनके टाइप्स हैं हॉस्पिटल से। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में 40-45 करोड़ सीनियर सिटीजन होंगे 1-2 साल में, और हमारा सोशल सिक्योरिटी नेट अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं है। तो ये जो ओल्ड एज रिलेटेड, इसमें कहीं भी लिस्टेड पे नहीं है, तो ये एक हमारे पोर्टफोलियो में थोड़ा सा एक्सपोजर है मैक्स इंडिया। ऑलराइट गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शाम को जब आप वीरू के साथ वो पार्टी लें तो वो उसकी पिक्चर्स प्लीज़ शेयर करिएगा हमारे साथ। थैंक यू। चलिए अब तैयारी करते हैं कल की, और पहले BTST ट्रेड्स ले लेते हैं। मानस, क्या कैरी करेंगे कल के लिए? देखिए, कल के लिए एक्सिस बैंक में फिर खरीदारी करके ही जाएंगे, क्योंकि ये तो एक बड़ा ब्रेकआउट है और इसके बाद आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो एक्सिस बैंक के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे।
1254 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट होंगे 1300 रुपए के एक्सिस बैंक के फ्यूचर में। एक्सिस बैंक के फ्यूचर में एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर साफ बन रही है। सोनिया, आपका ट्रेड? हर्षदा जी, मेरा BTST यहाँ पे रहेगा LTF में जुलाई फ्यूचर्स बाय करना है 187 प्राइस पे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 183, टारगेट है 195 का। ओके, अमित जी आपका ट्रेड कैरी करेंगे? वीरेंद्र जी, यहाँ पे ICICI बैंक में 52 वीक हाई ब्रेकआउट है, काफी स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है ये कैरी होगा कल। 1198 का प्राइस है, छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे 1185 का, और टारगेट्स रहेंगे 1220 रुपए के। प्रशांत। ओके प्रशांत जी, आपका ट्रेड कल के लिए? जी अनुज जी, मुझे डे हाई पे इंडियन होटल्स जो क्लोज हो रहा है, ये BTST के लिए रेकमेंड करूंगा मैं। यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो 650 के जस्ट नीचे 648 का होगा, और मेरा टारगेट होगा 685 685 का। ओके, चलिए, इट्स आई थिंक 318, अब वक्त है रणनीति का। अनुज, क्या खूबसूरत, क्या शानदार दिन रहा। अच्छा, जाते जाते सब कुछ चला, चाहे बैंक्स हो, चाहे वो IT हो, चाहे वो आई थिंक सब चला। आई मीन मार्केट ब्रेथ एटलीस्ट निफ्टी में, निफ्टी बैंक में बहुत इम्प्रूव रही, एंड स्पेशली HDFC बैंक आज का सरताज। अब कल के लिए व्यू क्या रहेगा? कल जब हम जाएंगे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के लिए? नहीं, कल नहीं। हाँ, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, कल है। कल है। मैं वीकली में कंफ्यूज हो गया था, कंफ्यूज हो गया था। कल है एक्सपायरी। मेरे को देखिए क्या है ना, ये मार्केट जो है ये ट्रेडर्स डिलाइट है। ये मार्केट से ना मुझे मैंने जब पहला ट्रेडर्स कार्निवल किया था अपना, तो मुझे मैं वहाँ पे एक ट्रेडर को मिला था, काफ़ी बड़े ट्रेडर हैं वो, जर्मन नेशनल है और रहते एशिया में है, क्योंकि वो सस्ता है एशिया उनके लिए। तो वो कहते हैं कि जो ड्रीम मार्केट होती है ना, वो ये होती है जिसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्विमिंग कर रहे हैं और आपका पैसा बन रहा है। ये वो वाली मार्केट है जिसमें अगर आज आपने स्क्रीन पर आए ही नहीं ना तो पैसा बनाए। कल से बस आपने अपनी पोजीशन अगर कैरी करी थी, उतना करने की ज़रूरत थी, उसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। कल ये वो वाली मार्केट है, इसमें आप कैरी करिए। अच्छा, एक और चीज़ इस मार्केट में ना हेजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि हेज कर दो, क्योंकि हेज करेंगे ना, आप लिख के ले लीजिए मुझसे कि कोई फ़ायदा नहीं होगा उस हेज का। कल सुबह मार्केट खुलेगा उस हिसाब से उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए इस मार्केट में हेजिंग की बिल्कुल मत सोचें, लॉन्ग रहें और स्टॉप लॉस फॉलो करें। हेजिंग नहीं चलेगी इस मार्केट में, स्टॉप लॉस फॉलो करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एक कॉन्सेप्ट रहेगा। और अगर आप लॉन्ग कैरी कर रहे हैं तो आज का लो, अब जो नया लेवल हो जाएगा, एक बार निफ्टी का लेवल रख देते हैं 23,562, थोड़ा डीप है लेकिन ये एक स्टॉप लॉस रहेगा। और ये मार्केट अब निफ्टी पर 23,800, खैर 23,800 तो बहुत जल्दी आ जाएगा, 24,000 भी मान लीजिए, और बैंक निफ्टी पर 53,000 इसकी तरफ बढ़ रहा है, और इवन शायद 53,500 की तरफ बढ़ रहा है। तो पोजिशनली आपको लॉन्ग रहना है। और नॉर्मली ट्रेंडिंग सीरीज़ जो हैं वो एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद होती हैं। तो अभी इस मार्केट में मुझे लग रहा है 2 दिन की तेज़ी और बाकी है। अभी मुझे लग रहा है कल थोड़ी सी और शॉर्ट कवरिंग और रैली, और परसों एक और लास्ट लेग ऑफ रैली पॉसिबल है इस मार्केट में। और शॉर्ट करने का बिल्कुल मत सोचें इस मार्केट में। बहुत लोग ये बात कहेंगे मुझे कि मैंने फॉर एग्जांपल आज की भी जो सुबह की स्टार्ट दी थी और कल की भी स्टार्ट दी थी, उसमें एक भी बार ये नहीं बोला कि किन लेवल पे शॉर्ट करना है, क्योंकि शॉर्ट ट्रेड है ही नहीं इस मार्केट में। वो शॉर्ट ट्रेड करके आप अपनी साइकिल ख़राब करेंगे। लॉन्ग रहें और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इस मार्केट में हायर टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। ओके, और ये थी आज के इंडस्ट्रीज का व्यू कल के लिए, वेडनेसडे के लिए। एक बार आप निफ्टी IT लेके आइए। लास्ट हमारा जो डिस्कशन हुआ था निफ्टी IT उस वक्त 150 अंक ऊपर था ना, अब ये 300 अंक ऊपर है। अब ये 300 अंकों के ऊपर होने के साथ दैट मीन्स निफ्टी IT का जो ये क्लोज है, ये टेक्निकली 19 मार्च के बाद अब तक का सबसे हाईएस्ट क्लोज है, क्योंकि इवन आई थिंक लास्ट वीक एसेंचर के नंबर्स के बाद जब 900 पॉइंट का इंट्राडे स्विंग था, आप कोलैप्स हो गए थे, आप मात्र 150 अंकों का गेन लेके बंद हुए थे। बट आज एक स्ट्रॉन्ग क्लोज। मार्केट ब्रेथ रखेंगे स्क्रीन पे, एक बार मार्केट ब्रेथ को रीड करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली मार्केट ब्रेथ क्या कह रही है? जीरो लॉन्ग्स। आई थिंक थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, दरअसल ये जीरो लॉन्ग्स इसलिए दिखा रहा है, वो एक्चुअली ये लॉन्ग अनवाइंडिंग को रीड कर रहा है। लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी करंट सीरीज में प्रॉफिट कहाँ टेकिंग हुई, और अगर वो अगली सीरीज में जाके एक हायर कॉस्ट देकर लॉन्ग हो गया तो वो हायर सीरीज में लॉन्ग आएगा। बट स्टिल शॉर्ट कवरिंग कितने में थी?
इससे हमें सुरक्षा है। देखिए लॉन्ग बिल्डअप कहाँ कहाँ पे था, महानगर गैस पे, BEL, पावर ग्रिड, IGL, अदानी पोर्ट्स, ये कुछ काउंटर्स जो कि आज स्ट्रॉन्ग रहे, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में रहे। और LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये क्लोजिंग जिस स्टॉक के नाम रही वो था LIC हाउसिंग फाइनेंस। अपोलो टायर्स जो कॉल थी वो थी, आई थिंक मैं रीड नहीं कर पा रहा, प्रशांत जी की कॉल थी, अपोलो टायर्स, वो अच्छा करके गई। श्रीराम फाइनेंस, जिसका जिक्र मैं क्लोजिंग में कर रहा था 2 बजे, उस वक्त ये स्टॉक 2.25% था, नाउ इट्स 4%, अच्छा मूव यहाँ पे। शॉर्ट बिल्डअप आई थिंक जो नॉन फ्लेवर स्टॉक्स थे आज उसमें मेटल्स थे, सेल, नाल्को, एलकेम बैकफुट पे था, इंडसइंड बैंक बैकफुट पे था, जी ट्रीटमेंट बैकफुट पे था, यहाँ पे लॉसेस थे। और अगली स्लाइड में लॉन्ग अनवाइंडिंग यूनाइटेड ब्रेवरीज, ओबर रियल्टी, नवीन फ्लोरिन, वेदांता और BPCL। एक स्टॉक और मार्क करूंगा और ऑलमोस्ट अब हम 23,751 को स्ट्राइक करते हुए बैंक निफ्टी 52,740 डे हाई पर। और एक बार आप लिखाइए ICICI बैंक, अब ICICI बैंक अपना जौहर दिखाता हुआ, ICICI बैंक 1204 पे ऑल टाइम हाई फॉर ICICI बैंक। मानस कैरी करना चाहिए इसको भी, स्पेशली अगर बहुत शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आपका व्यू है तो? बिल्कुल कैरी करना चाहिए। देखिए आज पहला दिन है ब्रेकआउट का, मेरे ख्याल से तो अब यहाँ से आपको 1245 के टारगेट सेट करने हैं। तो अपनी जो पोजीशन आपने अगर आज लॉन्ग बना ली है तो उसको कैरी करिए 1189 के स्टॉप लॉस के साथ। 1189 का स्टॉप लॉस, लेकिन क्लियरली एक बड़ा मोमेंटम ट्रेड। तो पहला हाफ क्लियरली HDFC बैंक ने अपने नाम किया था और सेकेंड हाफ में इक्वल भागीदारी ICICI बैंक की भी रही है। एक पार्टिसिपेशन के लिहाज से उस पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए। अच्छा, बाय द वे कुछ और स्टॉक्स बैन का हिस्सा बन सकते हैं कल, वो भी डेटा पॉइंट आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आएंगे। इसमें दिख रहा है हिंदुस्तान कॉपर, RBL बैंक, IEX, GMR एयरपोर्ट और LIC हाउसिंग। यहाँ पर बढ़ चढ़ के पोजीशंस आ गई हैं और 90% के ऊपर, 95% के ऊपर हैं, तो ये बैन का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन देखिए कुछ पोजीशंस कूल ऑफ हो रही हैं, उस लिहाज से बैन से बाहर निकलेंगे। इसमें ग्रैन्यूल्स, बलरामपुर, चंबल और पिरामल एंटरप्राइजेस जैसे स्टॉक्स भी शामिल हैं, जहाँ पर कुछ कुछ पोजीशंस ऊपरी लेवल से हल्की होती दिखाई दे रही है। एक बस रिविजिट करना चाह रहा था ICICI बैंक को, क्योंकि जो बात हो रही थी ना ICICI बैंक की कि आज फर्स्ट डे ऑफ ब्रेकआउट है और अब देखिए 1203 पर ये स्टॉक, और अब बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आइए आप ज़रा। आई थिंक शायद हमने कल इस स्टॉक की बात की थी क्लोजिंग में, जब ये एग्जिट पोल वाले दिन के हाई की कैंडल को क्रॉस कर रहा था। 412 पॉइंट का HDFC बैंक का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन साथ में ICICI बैंक का कंट्रीब्यूशन, मतलब दोनों के दोनों दिग्गज जो है आज एक साथ चले हैं और इसी ने एक सपोर्ट किया है। और अब मेरा ये मानना है कि अभी भी लोगों में डिसबिलीफ है इस रैली को लेकर कि 1000 पॉइंट की बैंक निफ्टी की रैली होगी, 52,700 की। ये आपको अगर कल की कल ही अगर आपको एक बार के लिए 53,200 या 53,300 दिखा दे तो मुझे हैरानी नहीं होगी बैंक निफ्टी पर, क्योंकि जिस तरीके से चल रहे हैं HDFC बैंक और ICICI बैंक का कॉम्बिनेशन, ये अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। और एक चीज़, इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं शायद एक FI बाइंग की भी शुरुआत होने की तैयारी हो रही है। एक इंडियन मार्केट का बॉन्ड इंक्लूजन होना है, आई थिंक उससे पहले शायद थोड़ा सा एक प्रीएम्प्टिव बाइंग भी हो रही है थोड़ा सा बैंक निफ्टी में। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या कारण हो सकते हैं एकदम से इस तरीके से बैंक निफ्टी सडनली इस तरीके से मूव कर गया। एक कारण ये भी है क्योंकि वो जो बॉन्ड बाइंग होनी है, आई थिंक शायद इस महीने के एंड से होनी है शायद, वो जो JP मॉर्गन का बॉन्ड इंडेक्स इंक्लूजन है, तो आई थिंक उससे पहले भी थोड़ा सा लार्ज बैंक जो स्टॉक्स हैं उनमें थोड़ी सी प्रीएम्प्टिव बाइंग हो रही है उसकी वजह से। तो इसके लिए मुझे हैरानी नहीं होगी अगर कल आपको एक और पावरफुल मूव, हाँ जितना आज पावरफुल आया उतना नहीं, लेकिन कल एक और पावरफुल मूव अगर बैंक निफ्टी में दिख जाए और कल शुरुआती 53,000 के ऊपर हो तो शायद मुझे उसमें होगी नहीं हैरानी बिल्कुल भी, जिस तरीके से ICICI बैंक भाग रहा है। तो एक बड़ा गैप अप कल बैंकिंग काउंटर्स निफ्टी बैंक की तरफ से बनता दिखाई दे सकता है। इसी भूमिका के साथ हम दरअसल आज के क्लोज में बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट इन दिग्गज बैंकों में जिस तरह का मोमेंटम देखने को मिला है, अनुज आई रिमेंबर आपने मेंशन किया था कोटक भी शायद कोशिश करेगा अब पार्टिसिपेट करने की, सिर्फ 0.5% ऊपर है। किस लेवल के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा? क्योंकि देखिए अमित, इसमें हुआ ये है कि 1800 के काफी करीब गया लेकिन उधर टिक नहीं पाया। जी मैम, अगर हम कोटक का स्ट्रक्चर देखें तो एक ही गैप फिल करने का कोशिश कर रहा है। 1808 तक तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर 1810 के ऊपर ये निकलता है तो फिर यहाँ पे भी एक हम पावरफुल मूव देखेंगे व्हिच विल टेक इट टू 1850 एंड 1875 इवेंचुअली। किसी को प्रीएम करना तो कर सकते हैं बिकॉज 200 EMA के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। एक होप ट्रेड के हिसाब से 1760 का स्टॉप लॉस रहेगा फॉर इनिशियल टारगेट ऑफ 1820।
कोटक में एक दिक्कत, एक बार कोटक का 3 महीने का चार्ट लेकर आइए, जो अमित जी बात कर रहे थे उसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोटक का अगर आप 3 महीने का चार्ट देखेंगे, कोटक में वो जो कोलैप्स आया था, वो कोलैप्स आया था 1840 के करीब से और ले गया था इसको 1550 तक। ये वो क्या कोलैप्स था, ये जो RBI ने उनके नए प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया था। उसके बाद जो आपने रैली देखी थी, वो जब नंबर्स अच्छे आए थे, वो एक डिप के बाद जो रैली आई थी वो उस वजह से आई थी। अब इसके बाद ये जो है ना, ये गैप यहाँ से लेके 1840 तक जो है, ये थोड़ा सा गैप है। अगर इसमें RBI का वो अप्रूवल आ जाए तो फिर ये उसको शूट करेगा, लेकिन वो अब हमें पता नहीं कब आएगा, आएगा भी या नहीं पता नहीं, मतलब कितनी जल्दी आएगा ये नहीं कह सकते। तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत 1840 के जोन में रहेगी। 1840 अगर क्रॉस किया कोटक ने और उस दिन के हाई को निकाला, जिस दिन RBI की पेनल्टी आई थी, फिर नहीं रुकने वाला ये, फिर ये HDFC बैंक की तरह ये भी भागेगा। तो मार्केट को इस समय एक सारे के सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं एक बैंक निफ्टी को चलाने के लिए। तो आप देखते हैं ये कोटक उस दिशा में जाएगा और इक्वल पार्टिसिपेंट रहेगा या नहीं, वरना 2 मजबूत कंधों पर निफ्टी बैंक की चाल खड़ी है। एक है ICICI बैंक, दूसरा HDFC बैंक, और ऑफ कोर्स थोड़ा थोड़ा सपोर्ट आपके दूसरे स्टॉक से मिल ही रहा है। जैसे कि आप देखिए SBI में भी कुछ मोमेंटम देखने को मिला है जब भी वो स्टॉक तेजी में आया है, या फिर निफ्टी बैंक तेजी में आया है, इसकी भी भागीदारी बनती दिखाई दी है। अच्छा, एक काउंट जाने से पहले मैं इस पर फटाफट से मानस आपकी राय लेना चाहती हूँ। HDFC AMC ये टॉप ट्रेड्स में आज पूरा दिन रहा है, 3-3.5% के गेंस पर टिक रहा है। मार्केट के मोमेंटम में ये भी भागीदार है। 4114 पर कल के लिए क्या स्थिति बन रही है? देखिए, बस केवल इतना है कि 2 दिन की रैली हो चुकी है, तो अगर कल किसी ने मॉर्निंग में पोजीशन बनाई है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना ज्यादा अच्छा आइडिया है। बट अगर कोई पोजीशनल ट्रेडर है तो मेरा समझना है कि यहाँ पर टारगेट जो है वो 4275 तक के आते हैं। अपना स्टॉप लॉस, अगर आप पोजीशनल ट्रेडर है तो स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज करके 4024 के नीचे रखिए और टारगेट सेट करिए 4275 के। ओके, चलिए अब जरा चलते हैं मार्केट क्लोजिंग की तरफ बिग वॉल पर, और बहुत शानदार क्लोज मार्केट के लिए, ऑलमोस्ट डबल सेंचुरी। इंट्राडे में तो हमने डबल सेंचुरी लगाई थी। 180 पॉइंट के साथ निफ्टी बंद हो रहा है ऊपर। बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट के गेंस के साथ बंद होता हुआ ऑलमोस्ट 930 पॉइंट्स 52,631 पर। निफ्टी IT में भी शानदार गेंस, करीब करीब 280 पॉइंट ऊपर ये इंडेक्स। और जहाँ तक मिड कैप की बात है, करीब करीब 0.5% नीचे था मिड कैप इंडेक्स आज, हालांकि स्मॉल कैप ग्रीन था। एडवांस डिक्लाइन आज डिक्लाइंस के फेवर में था, तो मार्केट बिट खराब थी क्योंकि आज पूरा का पूरा मोमेंटम जो है वो लार्ज कैप्स में था निफ्टी में, और खास तौर से बैंक निफ्टी में। सेक्टोरल ब्रेड देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर किस तरीके के मूव्स रहे। आज फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की एक्सपायरी थी, वहाँ अच्छे मूव थे, करीब करीब 2% के मूव इस इंडेक्स में आपको देखने को मिले, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। IT ग्रीन में, कैपिटल गुड्स इंडेक्स ग्रीन में, रियल्टी ऑन द अदर साइड आज अच्छी खासी गिरावट में था, करीब करीब 0.25%, और मेटल्स में भी अच्छी खासी गिरावट थी। और एक बार जरा निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं, कहाँ पर तेज़ी रही, कहाँ पर मंदी रही। आज सबसे ऊपर श्रीराम फाइनेंस, सारे फाइनेंशियल्स एक्चुअली, एक्सिस, ICICI, HDFC बैंक और कुछ IT स्टॉक्स, रिलायंस, और नीचे BPCL, आयशर मोटर्स, पावर ग्रिड और एशियन पेंट्स, लेकिन 185 पॉइंट के निफ्टी में रहे। एक तगड़ा सेशन तेजी वाला। निफ्टी बैंक में भी वो तेजी रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दी, और इनफैक्ट वो भी एक बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है। चलिए, आज के इस तेजी वाले सत्र में आशीष और नीरज के बीच का मुकाबला क्या रंग लाया है। क्राफ्ट्समैन ऑटो देखिए, नीरज ने पिक किया 12.5% के गेंस उधर। क्रिस्टल सर्विसेज में करीब 7.5% की तेजी। HDFC बैंक 2% ऊपर। हैप्पीएस्ट माइंड ऑफ कोर्स शॉर्ट साइड पर रखा था नीरज ने आज उस ब्लॉक डील के चलते। आशीष ने सब तेजी वाले काउंटर्स पकड़े। एक तो अमर राजा जहां पर 19% का इजाफा बना। बोरोसिल, मुथूट कैपिटल सर्विसेज, टाइड वाटर ऑयल, ये भी आउट परफॉर्मर्स रहे हैं। चलिए, तो बेहद शानदार दिन, और निफ्टी एट ऑल टाइम हाई, बैंक निफ्टी एट ऑल टाइम हाई, और मतलब बेहद ही शानदार दिन। और थैंक्स टू HDFC बैंक, और क्लोजिंग के वक्त शायद ICICI बैंक और NBFCs में आज HFCs काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे। मेरा तो दिन बन गया खैर, और बहुत अच्छा अगर आप देखें रिस्पॉन्स दिया मार्केट ने आज के इस दिन। कल सुबह ये पैनल फिर बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन मिलेगा आपसे। अनुज, मैं, हर्षता, नीरज, आशीष, मुलाकात होगी, बात होगी कल सुबह मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।